हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आलोक कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का जो एग्जाम हुआ था, जो 1 जून को कंडक्ट किया गया था, तो उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, उसमें कहा गया है आपसे कि सिस्टमैटिक स्टडीज ऑन म्यूटेशंस वाज कंडक्टेड बाय मॉर्गन इन। कह रहे हैं कि जो सिस्टमैटिक स्टडीज थी जो म्यूटेशन के लिए की गई थी, टीएच मॉर्गन ने जो की थी, वो किस सन में की थी? तो ये आपका जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ये आपका जाएगा 1910 में टीएच मॉर्गन ने जो है वो सिस्टमैटिक स्टडीज जो है वो की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जाएगा कौन सा? ए स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है, इन क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन अंडर द डोमिनेंस रिलेशनशिप म्यूटेंट एलील में बी। कह रहा है कि जो म्यूटेशन है अंडर डोमिनेंट रिलेशनशिप, उसमें जो आपका म्यूटेंट एलील है वो हो सकता है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो आपका पहले ऑप्शन में दिया हुआ है समटाइम डोमिनेंट म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोस्ट ऑफन रिसेसिव म्यूटेशन, ओकेजनली कोडोमिनेंट, एग्जांपल इसका दिया हो ब्लड ग्रुप एंटीजन या कोडोमिनेंट म्यूटेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो इसके जो सारे स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट जाने वाले हैं। तो म्यूटेंट एलील कैन एग्जिबिट डिफरेंट डोमिनेंस रिलेशनशिप। सबसे पहले बात करते हैं म्यूटेंट डोमिनेशंस की, डोमिनेंट म्यूटेशंस की, यानी कि द म्यूटेंट एलील एक्सप्रेस इट्स स्टेट इवन व्हेन पेयर्ड विद ए नॉर्मल एलील। तो इसमें नॉर्मल एलील के साथ में वो अपने आप को क्या कर रहा होगा? एक्सप्रेस कर रहा होगा। रिसेसिव म्यूटेशन में क्या होता है? द म्यूटेंट एलील ट्रेट्स इज ओनली एक्सप्रेस्ड व्हेन पेयर्ड विद अनदर म्यूटेंट एलील नॉट विद ए नॉर्मल एलील। तो जब नॉर्मल एलील के साथ में अगर वो रहेगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन जब म्यूटेटेड एलील के साथ में रहेगा तो वो अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। तो ये आपका रिसेसिव हो गया। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि बोथ द म्यूटेंट एंड नॉर्मल एलील आर एक्सप्रेस्ड साइमल्टेनियसली रिजल्टिंग इन ए यूनिक फिनोटाइप। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल और म्यूटेंट दोनों ही एलील जो है वो एक साथ अपने आप को क्या करते हैं? एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जाएगा कौन सा? फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा। ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे कह रहा है कि इन oocyte ऑफ द एम्फीबियन द न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर रीजन इज एम्पलीफाइड अबाउट। कह रहा है कि जो oocytes होते हैं एम्फीबियन के, वहां पर जो न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर होता है वो कितने बार एम्पलीफाइड होता है? तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपका दिया है 1000, 4000, 1500 या फिर 2500 टाइम। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो जाने वाला है वो आपका जाएगा यहाँ पर कौन सा? तो 4000 जो होता है, 4000 बार जो है वो एम्फीबियंस के oocytes जो होते हैं वो यहाँ पर डिवाइड करते हैं, अपने आप कहें कि एम्पलीफाइड करते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या? अप्रोक्सीमेटली 4000 टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी व्हिच वन इज यूज्ड एज ए सिलेक्टेबल मार्कर। तो कह रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन जो है वो एज ए सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज किया जाता है? ऑप्शन है आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ल्यूसीफरेज, ऑक्टोपाइन सिंथेसिस और कैनामाइसिन। तो जो हमारे प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड में जो हमारा सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज किया जाता है, तो वो कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो एंटीबायोटिक दिया हुआ है वो आपका कैनामाइसिन दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या? कैनामाइसिन जाएगा। इसकी हम जरा डिटेल भी देखते हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज सेलेक्टेबल मार्कर, तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ये प्लाज्मिड है, यहाँ पर जो आपका सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज होगा वो आपका होगा क्या? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो होता है वो आपका सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यहाँ पर यूज होगा। उसी तरह से वहां पर ऑप्शन में आपको कैनामाइसिन दिया हुआ था, जो आपका कैनामाइसिन जो है वो आपका एज ए सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज होगा। अब देखिए जो मार्कर होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, इनका रोल क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कोई जीन क्लोन किया, तो यहाँ पर जैसे आपका ये मान लीजिए ये आपका ओरिजिन ऑफ, यहाँ पर आपका मान लो कोई जीन है। जब आप इस जीन को क्लोन करते हैं तो उसमें आपने सिलेक्टेबल मार्कर दिए हुए, यानी कि कोई एंटीबायोटिक जीन है, तो जब आप उसको बैक्टीरिया को स्प्रेड करते हैं प्लेट पर, तो मान लीजिए आपका जैसे मान लीजिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था, यानी कि उसके जो प्लाज्मिड था उसमें आपका एम्पिसिलिन जीन था,
अगर आप उसको एम्पिसिलिन की प्लेट पर ही ग्रो करेंगे तब तो आपका मान लीजिए कॉलोनी आएगी। अगर आपको उसको एम्पिसिलिन के अलावा किसी और एंटीबायोटिक की प्लेट पर जब आप उसको ग्रो करते हैं तो वहां पर आपको कोई कॉलोनी देखने को नहीं मिलती है। इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, सिलेक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जाएगा कौन सा, डी स्टेटमेंट जो करेक्ट जाएगा, यानी कि कैनामाइसिन जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा है इन यूजेनिक जेनेटिक प्रॉब्लम ऑफ यूटिलोजेनिक और जर्मिनल चॉइस आर। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मेजरमेंट ऑफ द डिजायरेबल ट्रेट। देखिए यूजेनिक मतलब हो गया आपका जो यहाँ पर इससे रिलेटेड चार ऑप्शन दिए गए। पहला है मेजरमेंट ऑफ द डिजायरेबल ट्रेट, जेनेटिक कंपोनेंट हेरिडिटरी ऑफ द ट्रेट, तीसरा ऑप्शन में है द इफेक्ट ऑफ सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेंट, और चौथा ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव जाएगा। कैसे जाएगा जरा हम उसके ऑप्शन भी जरा यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो यूजेनिक्स पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूटिलोजेनिक और जर्मिनल चॉइस इन्वॉल्व कंसीडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द जेनेटिक मेजरमेंट जेनेटिक ट्रेट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका होगा मेजरमेंट ऑफ डिजायरेबल ट्रेट। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये भी इससे आपका रिलेटेड है। सॉरी, ये भी आपका यहाँ पर इससे रिलेटेड है, मेजरमेंट ऑफ डिजायरेबल ट्रेट, यानी कि पहला ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर कंसीडर्ड डिजायरेबल इन ऑफस्प्रिंग। दूसरा है आपका जेनेटिक कंपोनेंट या फिर बोले इसको हेरिटेबिलिटी ऑफ द ट्रेट। तो ये भी आपका जो है ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जाने वाला है। दिस एड्रेस द एक्सटेंट टू विच द ट्रेट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हिच इज क्रूशियल फॉर प्रेडिक्टिंग द likelihood of the trait appearing in future generation. Next है आपका the effect of segregation and recombinant. This account of how gene are suffered, यानी कि जीन जो है वो कैसे सफल हो रहे हैं और वो सेग्रीगेट हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। आगे दिया हुआ है suffered and possessed on during the formation of reproductive cells impacting the variability of the ट्रेड इन ऑफस्प्रिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपके तीनों स्टेटमेंट जो आपका सही है, उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहां पर मूव करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, यानी कि आपका एंजाइम जो है वो उसकी बात की गई है, किसकी, पीडीआई की बात की गई है। ठीक है, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज की बात की गई है। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है द प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज पीडीआई व्हिच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री सल्फहाइड्रिल ग्रुप ऑन सिस्टीन टू फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये क्या करता है, जो सल्फहाइड्रिल ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन करता है और क्या बनाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएगा इन मैनली लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल। तो आपसे कहा गया है कि जो आपका पीडीआई एंजाइम होता है उसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है कि वो कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए तो जो आपका पीडीआई एंजाइम होता है, पीडीआई एंजाइम यानी कि प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, ये आपका जनरली लोकेटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ यूकैरियोट्स cells. The ER is the site where protein are synthesized and folded. PDI main function it catalyzed the correct formation and rearrangement of disulfide bond which are important for proper protein फोल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ER जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाने वाला है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका पीडीआई जो होता है यानी कि प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज जो होता है वो आपका पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, ER यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है which of the following are observed DNA sequences present and -10 region and -35 region। ठीक है, आगे देखिए ऑफ बैक्टीरियल प्रमोटर। तो बैक्टीरियल प्रमोटर में आपसे पूछा है कि -10 रीजन पर और -13 रीजन पर कौन कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। तो हम लोग जब बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन से यानी कि हाई स्कूल इंटर लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है कि जो दो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, एक -10 पर होता है, एक -35 पर होता है। -10 पर जो होता है वो आपका टाटा 80 TA80 ये -10 पर होता है, और TTGC तो इसको हम लोग टीटी गाका के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर आप CA कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका टीटी गाका ये जो होता है ये प्रोकैरियोटिक पॉली जो आपका mRNA होता है या फिर कहें तो वहां पर आपको ये सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहां पर -10 रीजन पर और आपका -35 रीजन पर।
तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जाना चाहिए टाटा, एटी एंड टीटी गाकर। तो सी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। बैक्टीरियल प्रोमोटर आर क्रूशियल सीक्वेंस दैट इनिशिएट जीन ट्रांसक्रिप्शन, दे कंसिस्ट ऑफ सेवरल की एलिमेंट। एक होता है आपका -10 पर टाटा 80 जिसे हम लोग प्रेमने बॉक्स के नाम से जानते हैं, और एक आपका होता है -35 एलिमेंट। एंड सम टाइम क्या होता है कुछ यूपीई यानी कि अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट भी देखने को मिलते हैं। दीज एलिमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज या फिर आरएनएपी कह रहे हैं, व्हिच बाइंड टू द प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाने वाला है यहाँ पर कौन सा, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हु हैज गिवन द टर्म प्लाज्मा लेमा इन द सेल मेम्ब्रेन थ्योरी। कह रहे जो सेल मेम्ब्रेन थ्योरी थी उसमें प्लाज्मा लेमा टर्म जो है वो किसने दिया था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है प्लाज्मा लेमा थ्योरी जो थी उसमें जो प्लाज्मा लेमा है या फिर बोले सेल मेम्ब्रेन, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा लेमा है ये टर्म जो है वो आपका दिया था यहाँ पर जेक्यू प्लोवो ने 1931 में। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जाएगा जेक्यू प्लोवो। ये नया क्वेश्चन था, ये अभी तक के जो एग्जाम हो रहे हैं रिसेंटली आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के वहां पर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज कॉइन्ड बाय नगेली एंड क्रैमर। अगर आपसे यही पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया है, ठीक है, तो आपका दिया था किसने, नगेली एंड क्रैमर ने 1855 में। और अगर बात की गई थी प्लाज्मा लेमा की तो प्लाज्मा लेमा जो है वो आपका जेक्यू प्लोवर ने दिया था 1931 में। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास ऑफ एन एटीपी ड्राइवन पंप। कह रहा है कि जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी क्लास है जो एटीपी ड्राइवन पंप से रिलेट करती है। तो यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि टोटल 4 प्रकार के ट्रांसपोर्टर देखते हैं। एक होता है आपका पी टाइप, एक होता है आपका एबीसी, वी टाइप और एफ टाइप। एफ टाइप जो होता है वो आपका वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की थैलाकॉइड और माइटोकॉन्ड्रिया थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। वी टाइप जो होता है वो आपका वैक्यूल में पाया जाता है, या मेनली प्रोटॉन को पंप करने का काम करता है। और यहाँ पर आपका एबीसी और पी टाइप, तो ये सारे आपके जो है प्रोटॉन पंप है ये कंज्यूम करते हैं क्या, एटीपी कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन में देखेंगे तो पी टाइप है, एबीसी टाइप है, वी टाइप है या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो है वो आपके कैसे हैं, एटीपी ड्राइवन पंप है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा है which type of cell division contributed to the diversification of gamete। तो कह रहा है कि इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए एक माइटोसिस है, मियोसिस है या फिर ए एंड बी दोनों। तो कह रहा है कि कौन जो है वो गैमीट के डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा मियोसिस। मियोसिस जो होता है वो गैमीट के डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जो सेल होती है वो आपकी 2n होती है, यानी कि एक आपका फादर से आता है एक पेयर क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम, और एक आपका मदर से आता है। तो तब जाकर के वो डिप्लॉयड बनती है, यानी कि एन आपका फादर से आ रहा है, मदर से आ रहा है, तब जाकर के ये क्या बनती है, 2n बनता है। तो यहाँ पर जब आप मियोसिस होती है तो वहां पर आपका रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन आता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर फैमिली इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो कह रहा है जी प्रोटीन फैमिली के जो कपल रिसेप्टर हैं वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक आपका स्मेल है, साइट है, टियर है या ऑल ऑफ दी अबव। तो आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। तो जो आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं या इसको हम लोग जीपीसीआर के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका हो गया जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। यहाँ पर आपकी जो साइटोप्लाज्मिक फेज होती है वहां पर जी प्रोटीन जुड़ी रहती है। यहाँ पर आपकी 3 होती है, ये जी प्रोटीन की 3 सब यूनिट होती है, एक होती है अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा सब यूनिट में क्या होता है कि जब यहाँ पर रिसेप्टर से लिगेंड बाइंड होता है तो ये सब यूनिट एक्टिवेट हो जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही आगे आकर के मूव करती है और एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी। एडेनाइलेट साइक्लेज जो है वो एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर देगा। साइक्लिक एमपी जो है वो आपका पीके को एक्टिवेट करता है। जो आपका अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था वहां पर आपसे पीके को ही पूछा गया था, ठीक है।
उसके बाद आपका फॉस्फोरिलेटेड प्रोटीन हो जाएगा और सेल में रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ये आपका देखिए अब कहां कहां पर मिलता है, तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर फैमिली इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मॉल के लिए, साइट के लिए और टेस्ट के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर आपका टेस्ट दिया हुआ टीयर नहीं था, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर जाने वाला है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपके रिलेटेड है किससे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से। तो आपका जी प्रोटीन स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल यानी कि देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपका जो हम स्वाद लेते हैं जीभ के द्वारा उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है आपका कौन सा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इन वर्टिब्रेट आई, कह रहा है कि वर्टिब्रेट की जो आंखें हैं वहां पर which second messenger is responsible for the converting the visual signals received as light to nerve impulse। कह रहा है कि वहां पर जो विजुअल सिग्नल्स हैं उसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कौन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बात कर लें कि जो आपका रॉड एंड कॉन सेल होती है आपकी आंख में, तो यहाँ पर देखिए लाइट आती है, सबसे पहले आपका जो आरएच मतलब आपका हो गया क्या, रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन एक्टिवेट होता है और ये जाकर के पीडीई को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो ये सिग्नलिंग जो है यहाँ पर आपका जो साइक्लिक जीएमपी जो है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ये आयंस के सेल के अंदर आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए थे उसमें आपका साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक एमपी, एनजीएफ और ईजीएफ था। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर जो है वो आपको जाएगा क्या, साइक्लिक जीएमपी जरूरी है विजुअल सिग्नलिंग में, जो आपका विजुअल इंपल्स होते हैं उसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी ए जाने वाला है, यानी साइक्लिक जीएमपी। हम देखिए जितनी भी तरह की आपकी सिग्नलिंग है वो अभी हम एक एक करके सारी सिग्नलिंग के बारे में आपको डिस्कस कर देंगे, ताकि अगली बार जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ना आए। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज द सोर्स ऑफ डाइएसाइल ग्लिसरॉल यानी कि डैग एंड IP3 and is also the starting point of a distinct secondary messenger pathway that play a key role in regulating cell growth and survival। तो सेल ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन में आपको दिया है पीआई दिया है, PIP2 दिया हुआ है, IP3 है और AKT है, अटैक्सिया टेलेंजेक्टिया म्यूटेंट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा। आपको 2 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, आप इसका करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। चलिए आपका यहाँ पर समय जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका जब हम लोग सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो जो स्टेरॉइड हार्मोन की सिग्नलिंग है, तो यहाँ पर जो आपके जो मैसेंजर है डैग और IP3 जो होते हैं, ये जो डैग है आपका ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है और IP3 जो होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक होता है। तो PIP2 से जनरेट होता है डैग और IP3। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर पूछा था सर्व एज द सोर्स ऑफ डैग एंड IP3। जो IP3 और डैग का जो आपका सोर्स होता है वो आपका होता है क्या, जो आपका PIP2 है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। यहाँ देखिए PIP2 का मतलब हो गया फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल डाइफॉस्फेट 4,5 बाइफॉस्फेट, यानी कि चौथी और पांचवी पोजीशन पर आपका क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है। इज ए फॉस्फोलिपिड फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन व्हेन ए सेल रिसीव ए सिग्नल द एंजाइम कॉल्ड फॉस्फोलाइपेज यानी कि PLC भी जो होता है वो PIP2 को 2 पार्ट में ब्रेक कर देता है, एक आपका डैग हो गया और एक आपका हो गया क्या, IP3। क्लिप PIP2 into 2 इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर, एक आपका हो गया डैग और दूसरा हो गया आपका IP3। डैग जो होता है रिमेन इन द सेल मेम्ब्रेन, जो आपका सेल मेम्ब्रेन में ही रहेगा, एक्टिवेट प्रोटीन काइनेस C, डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रिगर रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ER। और जो आपका IP3 होता है वो जाकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड करता है। यहाँ पर मान लीजिए आपका ER बना हुआ है, ये जाकर के ER से बाइंड करेगा और यहाँ से कैल्शियम की रिलीज को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाने वाला है यहाँ पर क्या, PIP2 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है फोकल adhesion develop from a small cluster of integrin termed focal complexes by the sequential recruitment of।
तो ये आपसे पूछ रहा है कि किसके सीक्वेंशियल रिक्रूटमेंट द्वारा ये चीजें होती हैं। तो एक आपका टैलिन, विनकुलिन और आपका अल्फा एक्टिनिन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए तो आपके तीनों के तीनों प्रोटीन जो है वो आपके यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका टैलिन भी है, विनकुलिन भी है और एक्टिन भी है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपके यहाँ पर जाएगा क्या, ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर जाने वाला है। फोकल adhesion are formed through the sequential recruitment of various protein to integrin cluster. Taline, vinculin and alpha actinin are all key component involved in this process. टैलिन जो होता है ये आपका एक लार्ज प्रोटीन है दैट डायरेक्टली बाइंड टू द इंटीग्रिन, जो आपका देखिए डायरेक्टली कहां पर इंटीग्रिन के साथ में बाइंड कर रहा है एंड लिंक देम टू द एक्टिन साइटोस्केलेटन, और उसको एक्टिन साइटोस्केलेटन के साथ में क्या करेगा, जोड़ने का काम करता है। विनकुलिन जो है वो आपका इज रिक्रूटेड टू द कॉम्प्लेक्स थ्रू इट्स इंटरेक्शन विद टैलिन एंड हेल्प टू स्ट्रेंथन द कनेक्शन, और जो कनेक्शन है उसको स्ट्रेंथन करने का काम करता है। अल्फा एक्टिन जो होता है ये आपका क्रॉस लिंक एक्टिन फिलामेंट होते हैं contributing to the stability and organization of the adhesion structure। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट जाने वाला, तो डी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए हम मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है बेसल लैमिना आर फॉर्म्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन। तो कह रहा है कि बेसल लैमिना जो है वो आपका किस प्रकार के नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन से आपका बन रहा है। तो बेसल लैमिना जो होता है वो आपका टाइप 4 कोलेजन होते हैं, उनके कनेक्शन से यहाँ पर नेटवर्क से बन रहा था। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर डी जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल कैन डिफरेंशिएटेड इनटू। तो दो तरह की प्रोजेनेटर सेल होती है, एक आपकी होती है माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल और दूसरी होती है लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल। तो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल जो है वो आपसे पूछा गया है कि किसमें डिफरेंशिएट होती है। आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, एक आपका टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर हम देखिए आपको इमेज दिखा रहे हैं, इसमें आपका जब हेमेटोपोइसिस होती है यानी कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो हेमेटोपोइसिस में आपका एक आपका माइलॉइड प्रोजेनेटर है, दूसरा आपका है लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। तो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर जो होता है वो आपका बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल्स तीनों में कन्वर्ट हो सकता है। वहीं आपका जो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स होता है इसमें इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका हो गया एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर, मेगाकैरियोसाइट और ग्रैनुलर मोनोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर में आपका एरिथ्रोसाइट हो गया, मेगाकैरियोसाइट में आपको प्लेटलेट हो गया। प्लेटलेट जो होते हैं वो आपका मेगाकैरियोसाइट्स के क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। वहीं आपका जो ग्रैनुलर साइटोकाइट मोनोसाइट जो होते हैं, ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट हैं, उसमें आपका बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स आते हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं वो आपके मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स में बाद में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो आपका लिम्फॉइड का पूछा था, तो आपका यहाँ पर बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल्स यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हाउ मेनी क्लासेस आर देयर इन इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि आईजी की बात कर रहे हैं, आईजी यानी कि एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कितने तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो पाए जाते हैं। तो टोटल जो है हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं इंटर से लेकर के अब तक की 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो हो गया सबसे पहला हो गया आपका आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी एंड आईजीई। तो ये 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। इसमें जो आपका आईजीएम जो होता है ये आपका पेंटामेरिक होता है और यहाँ पर आपका जो जॉइनिंग चेन यानी कि जे चेन द्वारा जुड़े रहते हैं। वहीं जो आपका आईजीए जो है ये आपका डाइमेरिक होता है, जो वो भी जॉइनिंग चेन से जुड़े रहते हैं। और जो आपका आईजी होता है वो बॉडी के जितने भी सेक्रेशंस होते हैं वहां पर आपका आईजी देखने को मिलता है। आईजीजी जो है वो आपका प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, बाकी कोई भी जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाते। और आईजीजी में भी स्पेशली जो है वो आईजीजी2 जो होता है वो क्रॉस नहीं करता, बाकी के क्रॉस कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा है severe autoimmunity in newborn infant occur by mutation in which of the following। तो कह रहा है कि जो इन्फेंट है उसमें सीवियर ऑटोइम्यूनिटी देखने को मिल रही है। तो कह रहा है कि किस ऑप्शन, जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे फॉक्स P3 जीन दिया हुआ है, हैवी चेन है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है और एंडोजीनस प्रोटीन है। तो कह रहा है कि किसमें म्यूटेशन की वजह से जो ये सीवियर ऑटोइम्यूनिटी देखने को मिलती है वो होती है। तो यहाँ पर आप देखिए जो सीवियर ऑटोइम्यूनिटी जो है वो आपका फॉक्स P3 जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन की वजह से आपको देखने को मिलती है। तो सीवियर ऑटोइम्यूनिटी इन न्यूबॉर्न इन्फेंट कैन अकर ड्यू टू म्यूटेशन इन दी
FOXP3 gene. This gene is crucial for the development and function of regulatory T cell. तो T cell के लिए जरूरी होता है FOXP3 और T cell जो है वो हेल्पर का भी काम करती है। तो ओवरऑल इम्यून सिस्टम को सही से चलाने के लिए आपको टी हेल्पर की जरूरत पड़ती है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सीवियर ऑटोइम्यूनिटी देखने को मिलेगी अगर FOXP3 जीन में म्यूटेशन कर दिया जाए। Which are vital for immune tolerance mutation in FOXP3 gene can lead to a condition called IPEX. इसे कंडीशन को कहा जाएगा क्या, IPX, यानी कि इम्यूनोडिफिशियंसी पॉलीएंड्रोक्राइनोपैथी इंटेरियोपैथी एक्स लिंक सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर ऑटोइम्यूनिटी। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है MSC क्लास 1 इम्यूनोग्लोबुलिन इन ह्यूमन प्रोटीन HLA2 कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। ठीक है, यानी कि कहा कि जो HLA जो 2 है या फिर क्लास 1 है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, MSC क्लास 1 के बारे में पूछा गया है। एक पहला ऑप्शन में कह रहा है कि एक हैवी चेन मेड अप ऑफ 3 डोमेन, कह रहा है कि एक हैवी चेन इसमें 3 डोमेन है, अल्फा 1 कह रहा है, ठीक है, अल्फा 1 कह रहा है, अल्फा 2 कह रहा है और अल्फा 3 एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि एक हैवी चेन है मेड अप ऑफ जिसमें एक अल्फा 1 है और एक अल्फा 2 है एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है। तीसरे में कह रहा है कि हैवी चेन है मेड अप ऑफ अल्फा 1 बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन। चौथे में कह रहा है एक हैवी चेन मेड अप ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 डोमेन ओनली। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या जाने वाला है। तो यहाँ पर जब हम MSC क्लास 1 और 2 क्लास का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि जो MSC क्लास 1 है यहाँ पर आपकी 3 सब यूनिट होती है। ठीक है, एक आपका हो गया अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, अल्फा 3 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि MSC क्लास 1 में एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट कौन बनाता है तो अल्फा 1 और अल्फा 2 जो है वो आपका एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट बनाते हैं। वहीं हम बात करते हैं MSC क्लास 2 की, तो इसमें 2 सब यूनिट होती है, एक अल्फा होती है और बीटा होती है। तो दूर की तरफ होती है वो आपकी अल्फा होती है, जो पास की तरफ होती है वो आपकी यहाँ पर अल्फा 1 होती है दूर की तरफ और पास की तरफ होती है अल्फा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो MSC क्लास 2 होता है वो बीटा 1 बीटा 2 और अल्फा 1 अल्फा 2 ये इससे मिलकर बना था। आपसे 1 के बारे में पूछा गया था तो आपका 1 जाएगा आपका यहाँ पर क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा। यहाँ पर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन भी है आपका, ये स्ट्रक्चर जो हो गया, और अल्फा के 3 फोल्ड है, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर ए जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन्वेस्टिगेटर्स यूज्ड वायरसेस एज ए रिसर्च टूल एज। कह रहा है कि इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो वायरस को एज ए रिसर्च टूल की तरह यूज करते हैं, क्यों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो वो आपका करेक्ट आपका जाने वाला है। आपको 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। चलिए, आपका यहाँ पर समय समाप्त होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर 4th जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। जो वायरसेस आर यूज्ड एज रिसर्च टूल्स फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग स्टडी डीएनए रेप्लिकेशन एंड जीन एक्सप्रेशन। बैक्टीरियोफाज जो लैम्डा होता है उसका जीन एक्सप्रेशन में यूज किया जाता है चेक करने के लिए। Viruses have relatively simple genome and mechanism for replication, making them useful for studying these processes. जीन थेरेपी में यूज करते हैं, एडेनोवायरस का यूज किया जाता है। वायरसेस कैन बी मॉडिफाइड टू बी डिलीवर थेरेप्यूटिक जीन इनटू ह्यूमन सेल टू ट्रीट डिजीजेस। यहीं से आपसे पूछा गया था जो आपका यूपीएचएससी का जो लास्ट अभी एग्जाम हुआ उससे पहले वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग पेस्ट एंड पैथोजन। वायरसेस कैन बी यूज्ड टू टारगेट एंड किल पेस्ट और बैक्टीरिया पैथोजन। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑल ऑफ द अबव जाएगा। ये सारी चीजों में जो है वो वायरसेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ कहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए स्ट्रक्चर इज हुक्स्टीन बेस पेयरिंग मोस्ट लाइकली टू बी ऑब्जर्व। कह रहा है कि जो हुक्स्टीन बेस पेयरिंग है वो कहां पर देखने को जनरली मिलती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो जो हुक्स्टीन बेस पेयरिंग है इज ए नॉन स्टैंडर्ड टाइप ऑफ बेस पेयरिंग। स्टैंडर्ड टाइप की जो होती है वो आपकी जो चारगाफ रूल होता है, ए टी के साथ पेयर करेगा और जी सी के साथ पेयर करेगा, ये आपकी स्टैंडर्ड होती है। जो हुक्स्टीन बेस पेयरिंग है ये आपकी कैसी है, नॉन स्टैंडर्ड है। टाइप ऑफ बेस पेयरिंग इन न्यूक्लिक एसिड वेयर प्यूरिन बेसेस इंटरेक्टेड विद pyrimidine bases by a different hydrogen bond than the
वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग, वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग में कहा था कि एडेनिन थायमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में और गुआनिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में पेयर करता है। लेकिन यहाँ पर हुक्स्टीन बेस पेयरिंग में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर दिया हुआ है कि वेरी करेगा जो बॉन्डिंग है उसमें, ठीक है। इट्स कॉमनली फाउंड इन द ट्रिप्लेक्स डीएनए एंड कैन आल्सो अकर इन डीएनए बाउंड टू प्रोटीन such as in region where the DNA is distorted by protein। तो यहाँ आपकी ये आपका कहाँ देखने को मिल रहा है, ट्रिप्लेक्स डीएनए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये आपका बी ऑप्शन में आपका देखिए ट्रिप्लेक्स डीएनए एंड डीएनए बाउंडेड टू सर्टेन स्पेसिफिक प्रोटीन, तो बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो हुक्स्टीन बेस पेयरिंग आपकी कहाँ देखने को मिलेगी, ट्रिप्लेक्स डीएनए और डिस्टॉर्टेड जो आपका सर्टेन स्पेसिफिक रीजन जहाँ पर प्रोटीन बाइंड है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो बी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन लीज-निहान सिंड्रोम सच एज सेल्फ म्यूटेशन एंड मेंटल रिटार्डेशन आर प्राइमरली ड्यू टू विच रीजन। तो कह रहा है कि जो लीज-निहान सिंड्रोम है वहां पर ये आपका मेंटल रिटार्डेशन प्राइमरली किस वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लीज-निहान सिंड्रोम जो होता है उसमें क्या होता है कि जो ये आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव सिंड्रोम है, ये पहली चीज होगी, ठीक है। कैसा है आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव सिंड्रोम है, यानी कि मेल ज्यादा प्रोन होते हैं इस डिजीज की कंपैरिजन टू फीमेल, क्योंकि मेल में आपका एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में आपके 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर मान लो यहाँ पर होगा तो इस पर्सन को डिजीज होना तय है, इसलिए मेल ज्यादा प्रोन है। इसमें होता क्या है कि जो HGPRT1 जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है और HGPRT जीन जो है वो प्यूरिन की सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन लीज-निहान सिंड्रोम सच एज सेल्फ म्यूटेशन एंड मेंटल रिटार्डेशन आर प्राइमरली ड्यू टू ए डिफेक्टिव HGPRT का फुल फॉर्म हो गया हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में HGPRT कह रहे हैं, which cause PRPP accumulation। जो PRPP का क्या कर रहा है, accumulation कर रहा है। PRPP मतलब हो गया फॉस्फोराइबोसिल फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट which is toxic to the brain। जो ब्रेन के लिए क्या है, टॉक्सिक है। अब देखिए आप यहाँ पर कहाँ आपको मिल रहा है HGPRT, तो डिफेक्टिव हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज कॉजिंग PRPP accumulation। तो यहाँ पर आपका सी स्टेटमेंट जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट जाने वाला है। लीज-निहान सिंड्रोम जो है वो रिलेटेड होता है आपका HGPRT1 जीन के म्यूटेशन से, जिसकी वजह से PRPP का एक्यूमुलेशन होने लगता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर सी जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है विच एंजाइम क्लास इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट एंड ऑक्सैलिक एसीटेट into their respective amino acid alanine and aspartic। तो कह रहा है कि पायरुवेट और ऑक्सैलिक एसीटेट को एलानिन और जो तुम्हारा एस्पार्टिक एसिड है उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये किस एंजाइम की वजह से ये चीज हो पा रही है। तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो जो आपका ये चीज जो हो रही है वो आपकी होती है किसकी वजह से, जो आपका ट्रांस एमिनेज एंजाइम होते हैं उनकी वजह से देखने को आपको मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पायरुवेट है वहां पर आपका ग्लूटामेट जो है वो अमाइनो ग्रुप डोनेट के रूप में आया और जो आपका एंजाइम लग रहा है वो ALT लग रहा है। ग्लूटामेट से आपका अमाइनो ग्रुप निकाल देते हैं तो वो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है और पायरुवेट आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एलानिन में। ट्रांस एमिनेज जो है वो आपका एंजाइम होने वाला है। वहीं अगर क्या करेंगे कि आपका जो ग्लूटारेट है जो आपका यहाँ पर बन रहा है क्या ऑक्सैलिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड बनता है, तो ये आपका ट्रांस एमिनेज जो है वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। तो ट्रांस एमिनेशन की वजह से आपका बनता है क्या, एलानिन बनता है और एस्पार्टिक एसिड बनता है फ्रॉम पायरुवेट एंड ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है which of the following statement correct describe a distinctive feature of Z-DNA compared to V-DNA। कह रहा है कि इन स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो Z-DNA को डिस्क्राइब कर रहा है V-DNA के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो Z-DNA के कुछ कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो V-DNA which is राइट हैंडेड, V-DNA आपका कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है, जबकि आपका Z-DNA जो है वो कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको बोला कि Z-DNA हैज राइट हैंडेड, तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या हो गया,
गलत हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। जेड डीएनए कंटेन ए डीप माइनर ग्रुप एंड बेस पेयरिंग दैट फ्लिप 180 कंपैरिजन, नहीं। द डीएनए हैज ए बेस पेयरिंग दैट प्रोजेक्टेड इनटू द मेजर ग्रुप लाइक ए डीएनए, नहीं। तो यहाँ पर देखिए जेड डीएनए इज फेवर्ड बाय अल्टर्ड प्यूरिन pyrimidine सीक्वेंस सच एज अल्टरनेटिंग ए एंड टी। यहाँ पर देखिए ए एंड टी सीक्वेंस यहाँ पर अल्टरनेटिव होते हैं, ये आपके डी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। इन एडिशन जेड डीएनए हैज ए डीप माइनर ग्रुप एंड ए शैलो मेजर ग्रुप व्हाइल बी डीएनए हैज ए मेजर एंड माइनर ग्रुप ऑफ मॉडरेट डेप्थ। यहाँ पर आपका डीप और शैलो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बी डीएनए होता है वहां पर मॉडरेट डेप्थ में देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर डी जो है वो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखिए मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है which important insight does the Leventhal paradox provide about protection about protein folding। तो कह रहा है कि लेवेंथल पैराडॉक्स जो है वो प्रोटीन फोल्डिंग में क्या बताता है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको 2 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा। तो जो लेवेंथल पैराडॉक्स है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है साइरस लेवेंथल। इन्होंने जो है वो इसको दिया था ये 1969, लेवेंथल 1969, एंड हैज बिकम नोन एज लेवेंथल पैराडॉक्स। टू रिजॉल्व द पैराडॉक्स लेवेंथल argued that the protein cannot fold by random search and there must be specific folding paradox। ठीक है, अब देखो इसको सीधे सीधे लाइन में एक समझो कि जैसे मान लो ये कोई प्रोटीन है, ठीक है, तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। तो मान लो जैसे मान लो मुझे जाना है कानपुर से लखनऊ जाना है, तो ऐसा नहीं है मैं पहले इलाहाबाद वाले रास्ते पे जाऊंगा, फिर बनारस वाले रास्ते पे जाऊंगा, फिर बाद में कानपुर वाले रास्ते पे। तो जो प्रोटीन होती है उसको पता होता है कि उसको किस रास्ते पर जाना है। जैसे कि मुझे पता है कि मुझे कानपुर वाले रास्ते पे जाना है, उसी तरह से प्रोटीन को पता होता है कि उसको किस रास्ते पर जाना है। तो वही चीज उन्होंने बोला था कि ट्रायल एंड एरर नहीं होता कि पहले अलग अलग रास्ते पे जाके चेक कर रहे हैं उसके बाद में सही रास्ते पे पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोटीन को पता होता है कि उसको क्या बनाना है फाइनली। तो यहाँ पर आप देखिए प्रोटीन फोल्डिंग मस्ट फॉलो स्पेसिफिक पाथवे इंस्टेड ऑफ रैंडम सर्चिंग। ये यहाँ पर जो है साइरस लेवेंथल है, इन्होंने ये चीज बताई थी कि प्रोटीन जो है वो रैंडम पाथवे में नहीं जाती, वो उनका एक पाथवे जो है वो स्पेसिफिक होता है और फिक्स होता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जाएगा क्या, सी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टेक्नोलॉजी रूट जोन प्रोसेस फॉर कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन वाज डेवलप्ड बाय। तो जो रूट जोन प्रोसेस टेक्निक है ये डेवलप की गई थी इरेका फोर्ब्स द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ए स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। इरेका फोर्ब्स द्वारा ये टेक्निक जो है वो डेवलप की गई थी। द रूट जोन प्रोसेस इज ए नेचुरल मेथड फॉर ट्रीटिंग वाटर वेस्ट डेवलप्ड बाय यूरेका फोर्ब्स। इट यूटिलाइजेस कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड विद स्पेसिफिक प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये स्पेसिफिक प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके फिल्टर करते थे वाटर को। This technique is especially useful in decentralized setting like villages as it does not require complex machinery or skilled labor। While जैसे अदर टेक्निक्स हैं जैसे थर्मैक्स हो गई, एक्वापेयर हो गई एंड एक्वागार्ड हो गई, ये इसमें इन्वॉल्व होता है वाटर ट्रीटमेंट। दे प्राइमरली फोकस ऑन अदर टेक्नोलॉजीज जैसे आपका आरओ होता है और यूवी फिल्ट्रेशन एंड वाटर सॉफ्टनिंग, ये इस पर बेस्ड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए जाएगा। यूरेका फोर्ब्स ने रूट जोन प्रोसेस जो है वो ये टेक्निक जो है वो डेवलप की थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि WSSD वाज हेल्ड इन। तो WSSD जो है वो आपका कहां पर हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है ये आपका हुआ था साउथ अफ्रीका 2002 जोहान्सबर्ग। तो सी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WSSD वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका इन 2002। एक होता है आपका अर्थ समिट और ये है आपका वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट जो है वो जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ था
अगर हम बात करते हैं आपका किसका, अर्थ समिट की, तो अर्थ समिट जो है वो आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर सी जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर लीडिंग टू सीरियस एयर पॉल्यूशन टुक प्लेस इन भोपाल ऑन। तो देखिए आपको जब नेचुरल डिजास्टर, ये जो डिजास्टर की बात की जाएगी सीरियस डिजास्टर की, तो दो याद रखने हैं, एक चेरनोबिल याद रखना होता है और एक याद रखना होता है आपको भोपाल। और भोपाल का यानी एमपी का एग्जाम है तो आपको भोपाल तो बिल्कुल ही याद रखना है। तो ये जो आपका भोपाल डिजास्टर था ये आपका हुआ था 2 और 3, जैसे मान लो आज का दिन है तो आज की रात 12 बजे के बाद हुआ तो उसको 2 और 3 दिसंबर कंसिडर करते हैं। तो ये आपका 2 to 3 दिसंबर 1984 को ये आपका हुआ था। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर ए जाने वाला है। इसमें क्या हुआ था कि जो MIC है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है, उसका रिसाव हो गया था फैक्ट्री से, जिसमें लाखों लोगों की डेथ हुई थी। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, अभी रिसेंटली मूवी बनी है लास्ट ईयर, जिसका नाम है द रेलवे मैन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984। तो ये आपका 2 दिसंबर आपका 1984, 2 और 3 दिसंबर 1984 को ये घटना जो है वो घटित हुई थी भोपाल में। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जाने वाला है क्या, जो 2 दिसंबर जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में द वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2001 विच लोकेशन। तो 2001 में वल्चर कल्टीवेशन जो है वो बनाया गया है, तो वो कहां पर है, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो बनाया गया है वो कहां पर है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर JCBS formerly known as Vulture Care Center VCC is located in पिंजौर हरियाणा। ये आपका कहां पर है, पिंजौर हरियाणा में लोकेटेड है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जाएगा क्या, पिंजौर हरियाणा, यानी कि बी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। It was established in September 2008 to investigate the decline population of gyps vulture. The JCBS is a collaborative project of Haryana Forest and Wildlife Department and the Bombay National BNHS, Bombay Natural History Society. It is located within the Bir Sikhagarh Wildlife Sanctuary, approximately 8 km from पिंजौर। तो ये आपका वल्चर के प्रोटेक्शन के लिए पिंजौर हरियाणा में है। चलिए, लाइट जाने की वजह से सिस्टम शट डाउन हो गया था तो दोबारा से स्टार्ट हुआ है अभी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जा रहा है क्या, पिंजौर हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, ये कहां पर प्रेजेंट है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो आपका पलक्कड केरला जो है जगह है वहां पर स्थित होता है। तो ये आपका केरला में है। तो ये आप जब जाएंगे वहां पर तो आपको कुछ इस तरह से गेट दिखेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये आपका कहां पर है, पलाक्कड़ केरला में स्थित है। अगर यही आपसे पूछा है फूलों की घाटी कहां पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है बाइरेमस लिम्स आर फाउंड टू अकर इन। जो बाइरेमस लिम्ब होते हैं वो किसमें देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखिए दो कंडीशन होती है, एक आपका होता है मोनोरेमस होता है और एक होता है आपका बाइरेमस। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका हो गया बाइरेमस। बाइरेमस मतलब हो गया यहाँ पर दो इस तरह से आर्म जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। मोनोरेमस मतलब होता है कि सिंगल आर्म ही देखने को मिलती है। इसे यूनिरेमस के नाम से, या फिर बाइरेमस जो है दो आर्म है, यूनिरेमस मतलब सिंगल आर्म है। जो आपका यूनिरेमस होता है ये आपका इंसेक्ट्स लेग होते हैं और जो आपका बाइरेमस होता है ये आपका क्रेफिस लेग्स होते हैं। यहाँ पर देखिए बाइरेमस लिम्स आर फाउंड इन क्रस्टेशिया। ठीक है, ए सबफाइलम विद इन दी आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा का क्या है, सबफाइलम है। दिस मींस दे हैव टू ब्रांचेस, इनर एंडोपोडाइड एंड इन आउटर एक्सोपोडाइड एज पार्ट ऑफ देयर अपेंडिसेस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो हैं, एक इनर एंडोपोडाइड है और एक आपका
एक्सोपोडा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर डी जाएगा, ये आपका क्रस्टेशिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है एनिमल्स आर हाइपोथेसाइज्ड टू अराइज फ्रॉम ए प्रोटिस्ट एंसेस्टर शेयर्ड विद। तो जो प्रोटिस्ट हैं वो किस एनिमल से इवॉल्व हुए हैं, ये हाइपोथेसिस है, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जो प्रोटिस्ट हैं वो आपका क्वानोफ्लैजिलेटा जो होता है उससे अराइज हुए हैं, ऐसा माना जाता है। तो क्वानोफ्लैजिलेटा आर कंसीडर्ड टू बी द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटेड ऑफ एनिमल्स शेयरिंग ए कॉमन एंसेस्टर विद प्रोटिस्ट्स। तो यहाँ पर आपका सी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है नॉप्लियस लार्वा ऑफ क्रस्टेशियंस लेग्स। जो क्रस्टेशियंस में नॉप्लियस लार्वा होता है उसमें क्या चीज नहीं पाई जाती, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो यहाँ पर देख पा रहे हैं साइक्लोप्स का लार्वा है जिसका नाम है क्या, नॉप्लियस। तो यहाँ पर आप देखिए, आप एनुली देख पा एंटीनुली देख पा रहे हैं, एंटीना देख पा रहे हैं और मैंडिबल देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर रूडिमेंटली एब्डोमेन होता है, सिफेलोथोरैक्स होता है और मीडियम आई देखने को मिलती है। ऑप्शन में आपसे पूछा गया था क्या चीज लैक है, तो एंटीन्यूली है, एंटीना है, मैंडिबल है। यहाँ पर जो मैक्सिला होता है, मैक्सिला देखने को आपको वहां स्ट्रक्चर में कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका डी जाएगा, द नॉप्लियस लार्वा ऑफ क्रस्टेशियंस लैक ए मैक्सिला। उसमें मैक्सिला जो है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अडल्ट मेल स्पाइडर द, तो कह रहा है कि जो मेल स्पाइडर अडल्ट होता है उसमें पेडिपाल्प का क्या रोल है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम स्पाइडर का इमेज देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आप स्पाइडर का इमेज देख रहे हैं इसमें यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, जो ये है, ये आपका पेडिपाल्प है। तो पेडिपाल्प आर द सेकंड पेयर ऑफ अपेंडिजेस नियर द माउथ इन एरेक्निड। एरेक्निड मतलब हो गया जिससे बिलोंग करते हैं आपके कौन, जो स्पाइडर से। तो मेल स्पाइडर मेल पेडिपाल्प आर यूज्ड टू ट्रांसफर स्पर्म टू फीमेल ड्यूरिंग मैटिंग। तो जो मैटिंग के दौरान पर क्या होता है कि जो ये पेडिपाल्प है इनका यूज करता है मेल अपने स्पर्म को फीमेल में ट्रांसफर करने के लिए। दे आर मॉडिफाइड इनटू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर होल्डिंग स्पर्म एंड कॉपुलेशन। ये जो है मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जो कॉपुलेशन और स्पर्म को होल्ड करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई किया हुआ है। फीमेल स्पाइडर की बात करें तो फीमेल एंड इमेच्योर मेल द पेडिपाल्प आर यूज्ड फॉर हैंडलिंग फूड एंड एज सेंस ऑर्गन। अगर आपसे कंडीशन पूछी जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि अडल्ट मेल में पूछा जाए तो आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह है। अगर वही आपसे पूछा जाए कि फीमेल या फिर बोला जाए कि इमेच्योर मेल, तो उसमें ये फूड को हैंडलिंग के लिए और सेंस ऑर्गन की तरह वर्क करता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पेडिपाल्प टिपिकली हैव 5 मूवेबल सेगमेंट, ट्रोकैटर्स, फीमर, जेन्यू, टिबिया एंड टार्सस। तो ये इसके इन्होंने पार्ट डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, एडल्ट मेल में पेडिपाल्प जो होता है वो मॉडिफाइड एज कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इकाइनोडर्म वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम दी। कह रहा है कि जो इकाइनोडर्म्स होते हैं वहां पर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो कहां से डिराइव्ड होता है। तो इकाइनोडर्म जो है उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो डिराइव्ड होता है जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ लार्वा होता है। तो हाइड्रोसील ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लार्वा, यानी कि ए स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्लेप्टोनिज्म इज फाउंड टू अकर इन। क्लेप्टोचिनिडम जो है वो किसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो ये है क्लेप्टोचिनिडिज्म इज फाउंड टू अकर इन टीनोफोर्स। ये टीनोफोर्स में देखने को मिलता है। टीनोफोर आर आल्सो नोन एज, इससे कॉम जेली के नाम से भी जाना जाता है। टीनोफोर्स को किस नाम से भी जाना जाता है, कॉम जेली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सॉरी ठीक है, तो टीनोफोर्स को कॉम जेली के नाम से भी जानते हैं। दे आर मरीन इनवर्टिब्रेट, दे आर फाउंड इन ओशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लेप्टोचिनिडिज्म इज ए प्रोसेस इन विच टीनोफोर इंजेस्ट निडोसाइड। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें ये क्या करते हैं, निडोसाइड को इंजेस्ट कर लेते हैं, विच आर स्टिकिंग सेल।
जो स्टिंगिंग सेल मतलब 10 कोशिकाएं होती हैं जो अपने प्रे को मतलब बेहोश करने और उसके लिए यूज की जाती हैं, ठीक है, फ्रॉम देयर प्रे एंड यूज देम फॉर देयर ऑन डिफेंस। तो ये जो क्रिप्टोचिनिडिज्म जो कंडीशन है इसमें क्या करते हैं, जो इनका प्रे होता है, ठीक है, उसकी जो निडोसाइट सेल्स होती हैं उसको अपने इनगल्फ कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं और अपने डिफेंस के लिए उनको यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाना चाहिए क्या, टीनोफोरा जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है विच टाइप ऑफ रेडुला बियर लार्ज नंबर ऑफ मार्जिनल टीथ। तो कह रहा है किस प्रकार के रेडुला में लार्ज नंबर ऑफ मार्जिनल टीथ जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए रेडुला जो होता है वो पाइला में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए द रेडुला दैट बियर ए लार्ज नंबर ऑफ मार्जिनल टीथ इज द रैफिडोग्लोसेट टाइप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है रैफिडोग्लोसेट टाइप, जो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। रैफिडोग्लोसेट these have a large number of marginal teeth often used for scraping algae। डोकोग्लेसेट मतलब हो गया these have a few strong teeth typically used for grazing on hard surface। जो आपका हो गया टीनियोग्लोसेट हो गया these have 7 teeth in each row। टीनियोग्लोसेट में क्या होता है कि 7 जो दांत हैं वो ईच रो में देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग 1 सेंट्रल 1 लेटरल एंड 2 मार्जिनल टीथ ऑन ईच साइड। दे फंक्शंस लाइक रेक्स टू स्क्रैप एल्गी। नेक्स्ट है आपका रेक्टिवोग्लोसेट दीज हैव ए सेंट्रल टूथ एंड 1 और मोर लेटरल टूथ और ईच साइड ऑफन यूजुअली आर कार्निवोर्स स्नेल्स। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका पाइला का रेडुला है। यहाँ पर आपके ये फ्लैप है, ये स्ट्रिप ऑफ रेडुला यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलती है। उसके बाद में ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ यहाँ पर ये पाई जा रही है, ठीक है। तो ये जो इस तरह से है ये आपकी ट्रांस स्ट्रिप है और यहाँ पर जो इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं ये आपके टीथ है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका रैफिडोग्लोसेट जो है वो करेक्ट आंसर जाएगा, इसमें लार्ज नंबर ऑफ मार्जिनल टीथ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइफोनोटियस लार्वा इज। तो कह रहा है साइफोनोटियस लार्वा है वो क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो साइफोनोटियस लार्वा है इज ट्राइंगुलर बाइवॉल्व्ड लार्वा फाउंड इन ब्रायोजोआ, मॉस एल्गी भी मॉस एनिमल्स भी कहते हैं। इट हैज ए डिस्टिंक्टिव सीलिएटेड बैंड कॉल्ड कोरोना। इसमें सीलिएटेड बैंड पाया जाता है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, कोरोना नाम देते हैं। टीनोफोर्स ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय साइडिपिड लार्वा व्हिच इज टिपिकली ओवल और स्फेरिकल। तो जो अगर बात की जाए साइफोनोटियस लार्वा की बात की जाए तो ये आपका ब्रायोजोआ में पाया जाता है, और जो अगर आपसे बात की जाएगी साइडिपिड लार्वा की तो ये आपका टीनोफोर्स में पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, सीलिएटेड ट्रायंगुलर लार्वा ऑफ ब्रायोजोआ साइनोफोर जो साइफोनोटियस है, ये आपका बी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंडोडर्मली ड्राइव्ड मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन। कह रहा है कि जो एंडोडर्मली ड्राइव्ड मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं वो किसमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका एंडोडर्मली ड्राइव्ड मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन इंसेक्टा। तो ये आपकी कहाँ देखने को मिलती है, इंसेक्टा में देखने को मिलती है। तो डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स एंड देयर रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका चिलेरेट्स, मेरीपोड्स, क्रस्टेशियंस एंड इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स में आपका देखने को मिलता है क्या, एंडोडर्मली ड्राइव्ड मैल्पिगियंस। तो यहाँ पर आप देखिए क्लासेस इंसेक्टा इज आल्सो नोन हेक्सापोडा। तो इसको हेक्सापोडा के नाम से भी जानते हैं। दिस इज बिकॉज इंसेक्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड हैविंग 6 लेग। आप यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं तो 1 2 3, 3 इस तरफ और 3 दूसरी तरफ, यानी टोटल जो है वो कितने लेग हैं, 6 लेग हैं, इसलिए इन्हें हेक्सापोडा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका हेक्सापोडा और इंसेक्टा दोनों ही सही जा सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर आपका बी स्टेटमेंट जो है वो आपका ज्यादा सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मैलिस ग्लैंड आर। तो कह रहा है कि मैलिस ग्लैंड जो होती हैं वो कैसी होती हैं और किस में पाई जा रही हैं। तो यूनिसेलुलर इन फेस्यूला, मल्टीसेलुलर इन फेस्यूला, मल्टीसेलुलर इन टीनिया, मल्टीसेलुलर इन एस्केरिस। तो जो मैलिस ग्लैंड होती है वो आपकी फेस्यूला हेपेटिका में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर मैलिस ग्लैंड जो है वो आपको देखने को मिल रही है। वहीं जो है जो टीनिया होते हैं, टीनिया में मैलिस ग्लैंड पाई जाती है और वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा आपका क्या, मल्टीसेलुलर इन फेस्यूला।
are found in surrounding the oocyte, a part of the female reproductive system, and they produce a slimy substance that help in egg formation and lubrication without the uterus. इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर बी जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो अगर आप हमारी लेक्चर सीरीज को फॉलो करते हैं, अगर आपने बीपीएससी टीआरई वाले अगर लेक्चर्स देखे हुए हैं तो वहां पर सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया था, उसमें भी ईयर पूछा गया था कि कहां पर किस ईयर में पब्लिश की गई थी। तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये डार्विन की बुक है, चार्ल्स डार्विन की बुक है, और ये पब्लिश की गई थी 1859 में। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जाना चाहिए क्या, 1859 जो है, यानी कि सी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। चार्ल्स डार्विन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन नवंबर 24, 1859। The book introduced the theory of evolution by natural selection and is considered a fundamental text in evolutionary biology। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये आपका ईयर भी दिया हुआ है 1859 में जो है ये आपकी बुक जो है वो पब्लिश की गई थी, किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर 1859 यहाँ पर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड मैमल फर्स्ट अपीयर। तो अगर आपने हमारा एमपीपीएससी जो अभी हमने एक ही लेक्चर ले पाया उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2017 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो वहां पर सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि डायनासोर्स का अंत जो है वो कहां पर हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है, इसमें पूछा है कि मैमल सबसे पहले कहां पर अपीयर्ड हुए। तो मैमल सबसे पहले जो है वो अपीयर्ड हुए थे कहां पर, ट्राइएसिक जो पीरियड है वहां पर देखने को मिले थे। तो बी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कोर्सर वेट्स आर प्रपोज्ड बाय एआई ओपेरिन आर। जो एआई ओपेरिन और हेल्डन थे उन्होंने कोर्सर वेट जो प्रपोज की थी वो कैसी थी, ये आपसे पूछा गया है। अर्ली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, प्रोटोसील स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ मेटाबॉलिज्म, ए टाइप ऑफ एंशिएंट फॉसिल, कॉम्प्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल। तो जो कोर्सर वेट्स थी वो आपकी थी क्या, प्रोटोसील स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि बी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। Quasar weights as proposed by AI Oparin are considered to be protocell structure capable of metabolism. They are not early multicellular organism, ancient fossil और complex DNA molecule। ये इनमें से कुछ भी नहीं था। ये क्या थे, ये आपके थे प्रोटोसील स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा हम कुछ और बात करते हैं। ये एआई ओपेरिन ने थ्योरी दी थी, लेकिन इसको प्रपोज किया था किसने, जो स्टैनले और मिलर थे, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, तो वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाने वाला है क्या, बी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन दैट फर्स्ट स्टूड इरेक्ट एंड वॉक नियरली स्ट्रेट ऑन हाइंड लिम्ब। कह रहा है कि ह्यूमन के एंसेस्टर का बताना है जो सबसे पहले अपने 2 पैरों पर खड़े हुए थे, उनके बारे में पूछ रहा है जिन्होंने बाइपेडल लोकोमोशन स्टार्ट किया था। अगर आपने एमपी सेट के हमारी सीरीज लगाई हुई है तो वहां पर सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है, ये सबसे पहले इन्होंने बाइपेडल लोकोमोशन जो है वो शो किया था। यहाँ पर जो आप देखिए सॉरी, तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो एवेलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। तो ये सीक्वेंस जो है ये आपका सीक्वेंस पूछा गया था यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। उन्होंने आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछ लिया था कि ह्यूमन एवोल्यूशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले ड्रायो, ऑस्ट्रेलो, होमो एवेलिस, होमो इरेक्टस और लास्ट में आएगा आपका क्या, होमो सैपियंस। और देखिए बाइपेडल यहाँ पे भी 4 पैरों पे है, लेकिन 2 पैरों पर कहां से स्टार्ट हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी स्टेटमेंट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले बाइपेडल लोकोमोशन जो है वो स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which was not used to experimental conduct by Stanley Miller and Urey for synthesis of organic compound। तो कह रहा है कि जो यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट था उन्होंने किसको एज ए कंपाउंड यूज नहीं किया था। तो यूरे एंड मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। तो यहाँ पर आप देखिए जो यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने 4 चीजें ली थी। ठीक है, एक लिया था इन्होंने वाटर वेपर, CH4, NH3 और H2, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी यहाँ पर CO2 की बात नहीं की गई। तो इसमें पूछा था कि नॉट यूज्ड,
तो ए स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट जाएगा। यहाँ पर इन्होंने CO2 की यूज नहीं किया था। कई बार आपसे इसमें रेशियो पूछता है कि क्या रेशियो है, तो यहाँ पर जो आपका मेथेन नाइट्रोजन और जो इसका रेशियो होता है ये आपका 1:1 होता है। तो इसको मैं अक्सर आपको डिटेल में बताता रहता हूँ, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे रेशियो के बारे में पूछ लिया जाए। तो द मिले यूरे एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन 1952, यहाँ पर इन्होंने बात करें कि किस ईयर में अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, तो 1952 में जो है वो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किया था। क्रूशियल एक्सपेरिमेंट दैट simulated early earth condition to the test the hypothesis that organic molecule essential for life could arise from inorganic matter under those conditions. The experimental successfully demonstrated the synthesis of amino acid from inorganic compounds supporting द आइडिया ऑफ एबायोजेनेसिस। जो एबायोजेनेसिस की थ्योरी थी उसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग से ही क्या हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इमेज में, तो ये आपके स्टैनले एल मिलर और हैरोल्ड सी यूरे, इन्होंने ही ये जो है एक्सपेरिमेंटली यूज किया था। और इस एपरेटस का नाम देते हैं डिस्चार्ज मेथड करके इस एपरेटस को नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड करके इस एपरेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ डज दी GRO-EL एंड GRO-ES कॉम्प्लेक्स असिस्ट इन प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग इन सेल। तो जो GRO-EL और GRO-ES जो होते हैं ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन होते हैं जो प्रोटीन को फोल्ड कराने में हेल्प करते हैं। तो आपसे वही पूछा है कि किस प्रकार से प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो GRO-EL और GRO-ES हैं कॉम्प्लेक्स असिस्ट इन प्रोटीन फोल्डिंग बाय इनक्लोजिंग द मिसफोल्डेड प्रोटीन इन ए कैविटी अलोंग इट टू रिफोल्ड करेक्टली इन आइसोलेशन। ये क्या करते हैं, जो मिसफोल्ड प्रोटीन है उसको एक कंटेनर टाइप स्ट्रक्चर है उसमें डाल देते हैं और वहां पर ले जाकर के उसको प्रॉपर्ली फोल्ड करने का काम करते हैं। तो GRO-EL and GRO-ES are a protein complex that function as molecular chaperone assisting other protein in folding into their correct 3D shape. GRO-EL is large double ring structure while GRO-ES is lid like structure। तो ये आपका डबल रिंग स्ट्रक्चर है और जो आपका दूसरा जो है वो आपका कैसा है, लिड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी। हो सकता है आगे अगली बार आपसे पूछ ले कि GRO-EL और GRO-ES जो है वो स्ट्रक्चर इनका कैसा है। ठीक है, तो GRO-EL जो है वो आपका लार्ज डबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और ES जो है वो आपकी लिड लाइक स्ट्रक्चर है। दैट कैप द GRO-EL रिंग। यहाँ पर आप समझिए कि ये इस तरह से है, तो ये आपका हो गया EL। ठीक है, और यहाँ पर जो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा ES हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन को डाल दिया जाएगा और उसको प्रॉपर्ली फोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर जो है वो वाई जाना चाहिए। तो बाय इनक्लोजिंग द मिसफोल्डेड प्रोटीन इन द कैविटी अलाइन इट टू रिफोल्ड करेक्ट इन द आइसोलेशन। तो बी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा गया है Which of the following statement is true about protein sequencing using endopeptidase digestion? तो यहाँ पर प्रोटीन का एंडोपेप्टाइड के द्वारा डाइजेशन किया जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ स्टेटमेंट है उनको देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है, तो सबसे पहले ट्रिप्सिन की बात करते हैं। तो ट्रिप्सिन क्लीव पेप्टाइड बॉन्ड एट सी टर्मिनल साइड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। जैसे लाइसिन और आर्जिनिन आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज में आपका एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड आते हैं। तो जो आपका ट्रिप्सिन है वो आपका सी टर्मिनल पर काट रहा है और किस पे, लाइसिन और आर्जिनिन पर। वही काइमोट्रिप्सिन की बात करें तो उसमें जो आपका काइमोट्रिप्सिन होता है वो क्लीव करता है पेप्टाइड बॉन्ड एट द सी टर्मिनल साइड ऑफ एरोमेटिक, जैसे आपका फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। पेप्सिन जो है वो आपका क्लीव करता है बॉन्ड एट द एंड टर्मिनल साइड ऑफ एरोमेटिक रेजिड्यू, जैसे आपका फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। नॉट हाईली स्पेसिफिक टू ओनली वन अमीनो एसिड रेजिड्यू, लेकिन किसी एक अमीनो एसिड के लिए हाईली स्पेसिफिक नहीं होता। इलास्टेज की बात करते हैं तो इलास्टेज पेप्टाइड को क्लीव करता है एट सी टर्मिनल साइड ऑफ स्मॉल न्यूट्रल रेजिड्यू लाइक जैसे एलानिन, ग्लाइसिन एंड सेरीन। अब आप ऑप्शन मैच करा लीजिए। ट्रिप्सिन क्लीव पेप्टाइड बॉन्ड एट द सी टर्मिनल साइड ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड रेजिड्यू एट लाइसिन और आर्जिनिन। तो हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा करेक्ट जा रहा है। काइमोट्रिप्सिन की बात करें तो काइमोट्रिप्सिन फाइनली क्लीव एट द स्मॉल न्यूट्रल रेजिड्यू लाइक एलानिन, ग्लाइसिन एंड सेरीन। नहीं, तो ये आपका एरोमेटिक को करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। पेप्सिन इज हाईली स्पेसिफिक एंड क्लीव ओनली एट अ सिंगल अमीनो एसिड रेजिड्यू। तो पेप्सिन जो है वो आपका फेनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन मल्टीपल रेजिड्यू पर कर रहा है क्लीव। तो ये स्टेटमेंट में हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इलास्टेज क्लीव पेप्टाइड बॉन्ड ओनली एट प्रोलिन। तो प्रोलिन नहीं,
कहां पर एलानिन, ग्लाइसिन एंड सेरिन। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर ए जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोएंजाइम करेक्टली मैचेस ए coenzyme its function and the reason it may not require dietary intake in mammal। तो आप इसका जो है करेक्ट आंसर बताइए। आपको 2 सेकंड का मैं समय देता हूं, ठीक है। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। तो यहां पर आप देखिए जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं लिपोएट की। तो लिपोएट इज ए कोएंजाइम दैट प्ले ए क्रूशियल रोल इन ट्रांसफरिंग electron and acyl group in various metabolic reaction. It is synthesized in the body, so dietary intake is not required। और यही चीज यहाँ पर पूछी गई थी कि dietary intake in mammal not required dietary intake। तो यहाँ पर जो है वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट जाएगा। लिपोएट जो है वो डायट्री इनटेक में जरूरत नहीं होती है और ये एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। वहीं बायोटिन की बात करते हैं तो बायोसाइटिन इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग कार्बन डाइऑक्साइड नॉट अमाइनो ग्रुप। तो यहाँ पर बोला था कि ट्रांसफर अमाइनो ग्रुप, तो ये ट्रांसफर अमाइनो ग्रुप नहीं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करता है बायोसाइटिन। टेट्राहाइड्रोफोलेट या फिर इसे हम लोग THF भी कहते हैं, ठीक है, ये सिंगल कार्बन का डोनर होता है। इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग वन कार्बन यूनिट नॉट हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर देखिए आपसे बोला कि हाइड्रोजन आयन, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये THF का रोल जब आप वहां पर देख पा रहे हैं, हम लोग न्यूक्लियोटाइड की बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं ना, तो वहां पर THF आता है और सिंगल कार्बन डोनेट करके जाता है। कोएंजाइम ए इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग एसाइल ग्रुप नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कोएंजाइम ए जो है ये एसाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है, यहाँ पर उन्होंने बोला था क्या CO2, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर जो है वो जाने वाला है क्या, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है in the Lineweaver work plot of the enzyme following Michaelis-Menten kinetics, which of the following statement is correct regarding the interpretation of the graph। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए जरा, हम ये इमेज देखते हैं। तो इन Lineweaver वर्क प्लॉट which is a double reciprocal plot of the Michaelis-Menten equation, the following interpretation are correct। तो जो यहाँ पर y इंटरसेप्ट जो होता है ये इक्वल होता है 1/v max के। तो यहाँ पर आप देखिए y इंटरसेप्ट जो कह रहा है कि ऑफ द प्लॉट इक्वल टू km, तो km के नहीं होता, ये किसके इक्वल होता है 1/v max के। वहीं पर जो इसका स्लोप होता है वो इक्वल होता है km/v max के। तो यहाँ पर स्लोप बोला है v max/km, तो ये जस्ट अपोजिट हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। जो x इंटरसेप्ट होता है ये इक्वल होता है -1/km के। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है ये यहाँ पर आपका करेक्ट जाएगा। जो x इंटरसेप्ट होता है ये आपका -1/km के इक्वल होता है। तो इसका सी आंसर जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। इसमें देखिए कह रहा है आपको मैचिंग कराना है, एक तरफ कॉलम ए है और दूसरी तरफ कॉलम बी। यहाँ पर आपको जैसे काइटिन, डेक्स्ट्रन, एग्रोस और हाइलोनेट दिया हुआ है और यहाँ पर आपको मैचिंग कराना है कि वो कौन सा कॉलम से मैच कर रहा है। तो आपको मैं 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आपका समय जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप देखिए मैचिंग कराइए। जैसे आपको पता है कि जो काइटिन होता है, काइटिन जो है वो पॉलीसेकेराइड है और ये आपका जो इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस और ये सब होते हैं, इनके एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, जैसे कॉकरोच वगैरह हो गए। तो आप यहाँ पर देखिए जो काइटिन है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन क्रस्टेशियन एक्सोस्केलेटन, तो फर्स्ट का आपका जाएगा क्या, क्यू जाएगा। तो आप मैच कराएंगे जब यहाँ पर ऑप्शन में, तो फर्स्ट का क्यू जो है वो आपको केवल एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जाएगा क्या, ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। सेकेंड का आर हो जाएगा, डेक्स्ट्रन जो है वो आपका हो जाएगा होमोपॉलीसैकेराइड विद α1s6 एंड α1s3 ब्रांचेस इन बैक्टीरिया। वहीं जो आपका पी का हो जाएगा क्या, पी का हो जाएगा 4, आर का हो जाएगा
2 का हो गया आपका आर, 3 का हो जाएगा आपका पी। 3 का पी मतलब एग्रोज जो है वो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड इन एल्गी, और जो आपका 4 का हो जाएगा एस हाइड्रोनेट जो होता है वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड फॉर्मिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर आपका जाने वाला है कौन सा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो यहाँ पर वही काइटिन के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है। तो काइटिन ए स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड इज प्राइमरली found in the exoskeleton of arthropods like crustaceans and insect as well as in the cell wall of fungi। जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। As well as in the cell wall of fungi, it is also present in other organisms such as mollusk, certain nematode and diatoms। ये जो काइटिन है वो कुछ मोलस्क, जो कुछ नेमाटोड्स हैं और डायटम्स में भी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए मैटिंग सिस्टम इन विच बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेवरल पार्टनर विदाउट फॉर्मिंग ए पेयर बॉन्ड इज कॉल्ड। कह रहा है कि मतलब जो मैटिंग सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी में तो वहां पर बात की गई है कि कई सारे पेयर के साथ में वो कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है क्या, प्रॉमिस्क्यूटी नाम दिया जाता है। अभी हम इसके पहले डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए, वन मेल और उसका अगर एक फीमेल पार्टनर है, यानी कि एक मेल एक फीमेल पार्टनर के साथ में अगर मेट करता है तो उससे हम लोग नाम देते हैं क्या, मोनोगैमी नाम देते हैं। ठीक है, वहीं पर क्या हो कि वन मेल मल्टीपल फीमेल विद पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि वहां पर जो अपना बच्चे को पालन पोषण करने के लिए उसमें भी हेल्प करना पड़ता है, तो इसको नाम देते हैं क्या, पॉलीगाइनी। गाइनी मतलब होता है गाइनोसियम, और फीमेल बहुत सारे हैं तो पॉली मतलब होता है मल्टीपल। तो यहाँ पर मल्टीपल फीमेल होते हैं लेकिन मेल क्या होता है, एक होता है। वहीं जो आपका होता है पॉलीएंड्री, यानी कि एंड्रोसियम बहुत सारे हैं, यानी कि मेल बहुत सारे हैं लेकिन फीमेल जो है वो एक है, मल्टीपल मेल वन फीमेल विदाउट पेरेंट इन्वेस्ट, वो विद पेरेंटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर भी पेरेंटल का इन्वेस्टमेंट करना होता है। वहीं जो आपका हो जाएगा पॉलीगाइनेंट्री, तो पॉलीगाइनेंट्री होता है मल्टी मेल मल्टी फीमेल विद पेरेंटल इन्वेस्टमेंट। अगर देखिए क्या किया जाए कि अगर पेरेंटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है मल्टी मेल और मल्टी फीमेल तो उसको नाम दिया जाएगा क्या, पॉलीगाइनेंट्री। देखो पॉली हो गया क्या, मल्टीपल, गायनी मतलब हो गया गायनोसियम, और एंट्री मतलब हो गया एंड्रोसियम। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि पॉलीगाइनेंट्री में क्या होता है कि मैनी मेल और मैनी फीमेल, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पेरेंटल का इन्वेस्टमेंट करना होता है, यानी कि बच्चों को पालन पोषण करने में हेल्प करना होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विदाउट फॉर्मिंग ए पेयर बॉन्ड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, प्रॉमिस्क्यूटी जाएगा, मल्टीपल मेल मल्टीपल फीमेल विदाउट पेरेंटल इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाने वाला है क्या, प्रॉमिस्क्यूटी, यानी कि ए स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। The mating system where both male and female have multiple partner without forming pair of bond called promiscuity, polygyny, और ये सारी चीजें मैंने जो है वो आपके साथ में डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है when neither the donor nor the recipient, मतलब एक जो है वो कुछ चीज देने वाला है और दूसरा जो है वो किसी चीज को लेने वाला है। तो कह रहा है कि neither the recipient nor the donor form a social interaction but instead both pay cost is called। लेकिन दोनों को क्या है कि कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो इससे पहले जो है वो आप किसी भी एग्जाम में देखिए तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन जब आप इकोलॉजिकल इंटरेक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर अब आपको इसको भी फ्यूचर में देखना है, हो सकता है कि आपसे फिर किसी और एग्जाम में ये चीज पूछ ली जाए। तो यहाँ पर आप देखिए, स्पाइट इज ए बायोलॉजिकल context describe a social interaction where a individual inflict a cost on itself to cause harm to another even if it is benefited the actor in some way। This is distinct from altruism where an individual benefited others at its own cost, while altruism is favored by natural selection when its benefit kin spite can evolve in simultaneously where individual negatively interact with each other। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका स्पाइट जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है कि दोनों को नुकसान होता है लेकिन जो सुपीरियर होगा उसको फायदा भी होता है। तो यहाँ पर बोला था कि दोनों को ही क्या हो रहा है, कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका स्पाइट जाएगा।
Spite is a social interaction where both the donor and recipient experience a cost with neither benefiting from the interaction. This is in contrast to other interaction like neutralism, where neutralism में क्या होता है, किसी को भी अफेक्ट नहीं होता है. एमेंसेलिज्म where one is harmed and other is unaffected. और कंपटीशन में क्या होता है कि both harmed होते हैं लेकिन one जो है वो more than अदर, एक को ज्यादा हार्म होगा और दूसरे को क्या होगा, कम होगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर सी जाने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन एसोसिएटिंग इन ग्रुप मेक इट लेस लाइकली फॉर एनी वन इंडिविजुअल टू बी डिप्रेडेटेड इज कार्ड. तो इस कंडीशन को क्या नाम दिया जाएगा, ठीक है. तो व्हेन एसोसिएटिंग इन ए ग्रुप मेक इट लाइकली फॉर एनी वन इंडिविजुअल टू बी डिप्रेसिएटेड इज कार्ड. तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाने वाला है डाइल्यूशन इफेक्ट, इसको नाम दिया जाता है. तो द डाइल्यूशन इफेक्ट रेफर टू द फिनोमेना वेयर द रिस्क ऑफ प्रेडेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ द ग्रुप इंक्रीजेस. तो डाइल्यूशन इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे ग्रुप का साइज इंक्रीज करेगा जो प्रेडेशन का जो इफेक्ट होता है वो क्या होगा, कम होगा. व्हेन एसोसिएटिंग इन ए ग्रुप, यानी कह रहा है कि ग्रुप में जब एसोसिएट हो रहे हैं तो मेक इट लेस लाइकली फॉर एनी वन इंडिविजुअल टू बी डिप्रेडेटेड मतलब प्रेडेशन की बात की जा रही है इस कार्ड. तो उसको नाम दिया जाता है क्या, यहाँ पर डाइल्यूशन इफेक्ट कहा जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर जाएगा दिस इज बिकॉज प्रेडेटर आर लेस लाइकली टू फोकस ऑन ए सिंगल इंडिविजुअल विद इन ए लार्ज ग्रुप मेकिंग इट हार्डर टू टारगेट एंड कैप्चर ए स्पेसिफिक प्रे. तो देखो इस तरह से जब कभी आप देखते हैं जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर जो वाइल्ड लाइफ के डिस्कवरी वाले चैनल होते हैं जब आप उसको देखते हैं तो वहां पर देखिए जो शेर या जो शिकार जब करते हैं तो भैंस के अगर झुंड पे करते हैं तो वो उसमें से किसी एक को टारगेट करते हैं, ठीक है. अगर वो पूरे ग्रुप को टारगेट करेंगे तो वो अपना शिकार नहीं कर पाएंगे. उनका क्या होता है कि मान लो एक भैंस को उन्होंने टारगेट किया तो उसको ही दौड़ाते हैं जब तक कि उसको वो मार करके खा नहीं लेते, ठीक है. तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, डाइल्यूशन इफेक्ट जाएगा. कैमोफ्लैग क्या है, कैमोफ्लैग इज ए स्ट्रेटजी वेयर एन ऑर्गेनिज्म ब्लेंड्स इन with its environment to avoid detection by predator. तो यहाँ पे कैमोफ्लैग में क्या होता है कि वो कलर चेंज करते हैं ताकि जो प्रेडेटर है वो उसको आसानी से डिटेक्ट ना कर पाए. मिमिक्री में क्या होता है कि मान लो एक ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह दिखने लगेगा जो कि खाने में टेस्टफुल नहीं है, तो इसको नाम दिया जाएगा क्या, मिमिक्री. इसमें बिटिशियन बिटुलेरिया और ये सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं. डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन इज ए बिहेवियर और स्ट्रेटजीज यूज्ड टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ ए प्रेडेटर अवे फ्रॉम द ए टारगेट. तो जो ये आपका है क्या नाम है, डिस्ट्रैक्शन है. डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है कि मान लो कि जो प्रेडेटर है उसका किसी एक पर्टिकुलर प्रे के ऊपर जो है वो नजर है, तो दूसरा उसी स्पीसीज का इंडिविजुअल क्या करेगा कि वो उसको डिस्ट्रैक्ट करता है कि ये इसको छोड़ करके पूरा फोकस उसके ऊपर चला जाए ताकि इस प्रे को बचाया जा सके. ये आपका आ जाएगा क्या, डिस्ट्रैक्शन में. ये कुछ एनिमल्स स्पीसीज है जहां पर ये देखा जाता है कि वो अपने फैमिली मेंबर को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं. उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, डाइल्यूशन इफेक्ट जाने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इसमें कह रहा है द टोटल मेजरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स जेनेटिक कंट्रीब्यूशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज. तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं. पहले ऑप्शन में देखिए कहा गया है, सबसे पहला है आपका डायरेक्ट फिटनेस, इनडायरेक्ट फिटनेस, एब्सोल्यूट फिटनेस और इंक्लूसिव फिटनेस. तो यहाँ पर हमने सारी चीजें मेंशन की हुई है, जरा इनको आप देख लीजिए. तो बात करते हैं डायरेक्ट फिटनेस की. तो द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस, एक कोई इंडिविजुअल जो है वो कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो वो आपका कंसीडर होता है डायरेक्ट फिटनेस में. इनडायरेक्ट फिटनेस की बात करते हैं तो द रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल रिलेटिव वेटेड बाय देयर डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस. तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट फिटनेस. एब्सोल्यूट फिटनेस में हो गया द ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल और जीनोटाइप विदाउट कंसीडरिंग अदर. तो ये आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जाएगा. इसमें क्या पूछा गया था, जेनेटिक की बात पूछी गई थी, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन की बात की गई. तो ये आपका एब्सोल्यूट फिटनेस हो गया. इंक्लूसिव फिटनेस में देखिए क्या होता है, द सम ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फिटनेस रिप्रेजेंटिंग द टोटल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो नेक्स्ट जनरेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है तो उसको बताता है क्या, इंक्लूसिव फिटनेस. तो आपका डी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है. ये आपका जाएगा क्या, इंक्लूसिव फिटनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है the ability to distinguish between close genetic kin and non-kin with reference to cooperative behavior among relatives is known as. तो उसको क्या कहा जाएगा ये आपसे पूछा गया है.
तो यहाँ पर देखिए एक टर्म है किन रिकॉग्निशन। तो किन रिकॉग्निशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोज जेनेटिक रिलेटिव्स एंड नॉन रिलेटिव। रिलेटिव और नॉन रिलेटिव के बीच में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, उसको नाम दिया जा रहा है क्या, किन। किन मतलब होता है रिश्तेदार, रिश्तेदार को रिकॉग्नाइज कर पा रहे तो उसको किन रिकॉग्निशन नाम दे दिया गया। इट इज क्रूशियल मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेटिव बिहेवियर अमंग रिलेटिव्स एंड अवॉइडिंग इनब्रीडिंग। किन सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो दिस रिफर टू ए टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन where individuals are more likely to engage in altruistic behavior toward their relatives uh, even if come to at a cost to themselves. It is result of recognized kin, not the ability itself. मेट सिलेक्शन की बात करते हैं तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग रोमांटिक पार्टनर, तो ये आपका हो जाएगा मेट सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन की बात करते हैं तो दिस इज द कंपटीशन फॉर मेट एंड एक्सेस टू फर्टिलाइजेशन अपॉर्चुनिटी विच कैन लीड टू इवोल्यूशन ऑफ सर्टेन ट्रेड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाना चाहिए क्या, किन रिकॉग्निशन जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा क्लोज जेनेटिक किन एंड नॉन किन के बीच में यहाँ पर कर पा रहे हैं हम किसमें, किन रिकॉग्निशन में। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपके यहाँ पर भी जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपसे फिर से मैचिंग क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे अच्छा होता है मैचिंग वाले क्वेश्चन, अगर इसमें क्या है कि आपको अगर एक दो ऑप्शन भी पता है तब भी आप अपना करेक्ट आंसर जो है वो मैच करा सकते हैं। अब देखिए जो आपका म्यूट एस है, म्यूट एस जो है वो आपका मिसमैच रिपेयर सिस्टम में देखने को मिलता है। तो आप म्यूट एस का देखिए मिसमैच रिपेयर सिस्टम कहां पर है, तो ये आपका हो जाएगा ए का क्या चला जाएगा, सेकंड जाएगा। तो ए का सेकंड देखिए आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, म्यूट एस मिसमैच रिपेयर सिस्टम, ठीक है। और डीएनए फोटोलाइज जो होता है ये आपका डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, तो फोटो रिएक्टिवेशन, तो डी का हो जाएगा क्या आपका थर्ड। तो आपका यहाँ पर बी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। ए का सेकंड, म्यूट एस का हो जाएगा आपका मिसमैच रिपेयर, डीएनए फोटोलाइज का हो जाएगा फोटो रिएक्टिवेशन। अब देखिए उसके बाद जो है वो आपका सी का चला जाएगा फर्स्ट, यूबीआर ए, यूबीआर बी, यूबीआर डी जो है ये आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में देखने को मिलते हैं। और जब न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर जो होता है वो सही से काम नहीं कर पाता तो उस कंडीशन में डिजीज हो जाती है जिसको नाम दिया जाता है क्या, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। तो ये आपका सी का चला जाएगा क्या, फर्स्ट जाएगा, और डी का जाएगा आपका थर्ड। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर जो है बी का जाएगा आपका डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो है वो आपका बेस एक्सेशन रिपेयर में पाया जाता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, मैचिंग में है, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक तरफ आपको जो सेल डिवीजन होता है मियोसिस की स्टेजेस दी गई हैं। प्रोफेज में 5 स्टेज होती हैं, उनका नाम दिए गए हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। तो दूसरी तरफ में कॉलम बी में दिया गया है कि आप जो मैच करिए कि कौन सी कंडीशन कहां पर देखने को मिलती है। तो देखिए आप सबसे पहले आप देखिए पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, असेंबली ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिसअसेंबली ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो डिसअसेंबली ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका देखने को मिलता है कहां पर, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। तो आपका चला जाएगा डी का क्या, सेकंड। तो डी का सेकंड जो है वो आपका चला जाएगा क्या, ये डी का सेकंड। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में डी का सेकंड देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए जाइगोटीन एंड पैकेटीन, तो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, असेंबली ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का जो सेपरेशन होता है वो हमारा एनाफेज में जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अलग किए जाते हैं, तो एनाफेज में सेपरेशन होगा। तो सी का आपका चला जाएगा क्या, फर्स्ट जाएगा। तो सी का फर्स्ट देखिए यहाँ पर आपको केवल एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको फिर से एक मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपको एक तरफ कॉलम में दिया गया है जो डीएनए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टर्म है, और दूसरी तरफ मैच कराना है कि वो किससे रिलेटेड है। तो यहां पर आप देखिए जो आपका एमसीएम होता है, एमसीएम आपका होता है हेलिकेज। जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर हमने जो आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट प्रोटीन एंड एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये डिस्कस किया हुआ है। तो वहां पर आप देखिए जो आपका डीएनए हेलिकेज होता है, डीएनए हेलिकेज को ई कोलाई में डीएनए बी नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं, सॉरी, डीएनए हेलिकेज को नाम दिया जाता है ई कोलाई में क्या, डीएनए बी।
वहीं पर जो सैक्रोमाइसिस सेरिडेसी होती है वहां पर MCM 2-7 कॉम्प्लेक्स नाम दिया जाता है। ह्यूमन में भी इसको MCM 2-7 बोलते हैं। तो जो आपका MCM है ये आपका क्या है, ये आपका हेलिकेज है। तो हेलिकेज का काम क्या होता है कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं उनको सेपरेट करने का काम करता है आपका कौन, हेलिकेज करता है। तो MCM का जो करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका जाएगा क्या, सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, यानी कि आपका जाएगा क्या, ए का थर्ड जाएगा। ए का थर्ड देखिए आपको केवल एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सी में मिल रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर आपका सी जाने वाला है। अब हम बात करते हैं टीलोमियर के बारे में। तो टीलोमियर रीजन जो होता है वो आपका हेटेरोक्रोमेटिन होता है। तो आपका चला जाएगा डी का फोर्थ। इस तरह से यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। ब्रोमोइनोडिन हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ये आपका हो जाएगा बी का फर्स्ट चला जाएगा। और टीवाई एलिमेंट जो है ये वायरस लाइक रेट्रो ट्रांसपोजन्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर थर्ड जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है which of the following statement is not correct about RNA polymerase। तो कह रहा है कि RNA polymerase के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपका जो RNA polymerase 2 के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो TF2D एंड TBP, TBP मतलब हो गया आपका टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो TF2D एक की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डज इंडीड कंटेन TBP यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड TAF मतलब हो गया TBP एसोसिएटेड फैक्टर। TF2H जो है इसका फंक्शन होता है, ये अनदर क्रूशियल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसके पास में ATPase एंड प्रोटीन काइनेज एक्टिविटीज पाई जाती है। बात करते हैं CTD के फॉस्फोराइलेशन की। CTD मतलब हो गया आपका क्या, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन। तो CTD की बात की जाए, CTD जो होता है वो आपका 7 अमीनो एसिड का बना होता है, ठीक है। हेप्टापेप्टाइड है, इसमें सेकंड नंबर पर और फिफ्थ नंबर पर सेरीन होते हैं जिसका फॉस्फोराइलेशन किया जाता है एलोंगेशन फेज में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो द हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस एज द CTD, CTD मतलब हो गया सी टर्मिनल डोमेन ऑफ RNA polymerase 2 is phosphorylated during the initiation of transcription, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो है जो आपका हेप्टापेप्टाइड होता है CTD होता है उसका फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। बात करते हैं TBP एंड DNA डिस्टॉर्शन की। तो while TBP does bind to DNA, it does so at the minor groove, not the major groove, causing a distortion in the DNA। तो यहाँ पर जो TBP बाइंड होता है तो माइनर ग्रुप में बाइंड होता है और DNA का डिस्टॉर्शन करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिए गए हैं, TF2D कंटेंट TAF एंड TBP, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा, ठीक है। ATPase और प्रोटीन काइनेज होता है। द हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस एट CTD डोमेन ऑफ पॉलीमरेज इज फॉस्फोराइलेटेड ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो हाँ, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान पर जो हेप्टापेप्टाइड होती है उस पे सेकंड नंबर और फिफ्थ पोजीशन पर यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। यहाँ पर देखिए बोला गया कि TBP एट द मेजर ग्रुप ऑफ DNA, तो मेजर नहीं, कौन सा ग्रुप, माइनर ग्रुप की बात की गई है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट आंसर जो है वो हमारा जाएगा कौन सा, फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट जाएगा। यहाँ पर पूछा था कि नॉट करेक्ट, तो इनकरेक्ट जो है वो आपका कौन सा जाएगा, फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ बैंड 3 प्रोटीन इन द ह्यूमन इरिथ्रोसाइट। ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स मतलब RBC की बात की गई है। तो कह रहा है कि वहां पर जो बैंड 3 प्रोटीन होती है उसका क्या रोल होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो बैंड 3 प्रोटीन है ये मेजर इंटीग्रल प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल्स है, प्ले ए क्रूशियल रोल इन एनायन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, स्पेशली इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड बाइकार्बोनेट। तो जैसा कि आपको पता है कि जब CO2 जब बनती है जब हमारे ब्लड में या सेल्स में, तो उस CO2 को वाटर के साथ में मिक्स करते हैं और बाइकार्बोनेट बनाते हैं। बाइकार्बोनेट सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर बनता है बाइकार्बोनेट, और अंदर से बाइकार्बोनेट बाहर आता है, बाहर से क्लोराइड जो है वो सेल के अंदर जाता है। इसे हम लोग क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो जो हमारा बैंड 3 प्रोटीन होता है वो इस क्लोराइड शिफ्ट में पार्टिसिपेट करता है। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एंड pH रेगुलेशन इन द ब्लड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए कैटलाइजेस द एक्सचेंज ऑफ द एनायंस। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं follicular cells of Graafian follicle are connected by which one of the following।
तो किसके द्वारा जो है वो फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं फॉलिकल में वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाने वाला है क्या, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन के द्वारा फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं वो ग्राफियन फॉलिकल में वो एक दूसरे से connected रहती है। तो follicle cells of Graafian follicle are connected by gap junction. This allowed for communication and coordination between the cells during follicle development. तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर गैप जंक्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है which one of the following structure is developed by the outer layer of somaid in the chick embryo। यानी चिक एम्ब्रियो के सोमाइड में कौन सी जो पार्ट है वो आउटर लेयर से डेवलप होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका चिक एम्ब्रियो का हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए डर्मेटोम है, स्क्लेरोटोम है और आपका न्यूरल ट्यूब है, मायोटोम है, न्यूरल क्रस्ट, एक्टोडर्म, नोटोकॉर्ड, सीलोम, विसरल, लेटरल, प्लेट, मेसोडर्म। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। तो सोमाइट्स जो है वो आपका आर ब्लॉक ऑफ पैराक्सियल मेसोडर्मल दैट फॉर्म अलोंग द डेवलपिंग न्यूरल ट्यूब। स्क्लेरोटोम जो होता है वो आपका डेवलप फ्रॉम द वेंट्रल पार्ट ऑफ द सोमाइट फॉर्मिंग कार्टिलेज एंड बोन ऑफ द वर्टिब्री एंड रिब्स। मायोटोम जो है वो फॉर्म द स्केलेटन मसल्स ऑफ द बोनी एंड लिम्ब। डर्मेटोटोम जो है वो डेवलप फ्रॉम द डोर्सल पार्ट ऑफ द सोमाइट फॉर्मिंग डर्मिस ऑफ द बैक। तो यहाँ पर जो आपका इसका करेक्ट आंसर जो है वो आउटर लेयर ऑफ द सोमाइट, ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, डर्मेटोटोम यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। नेफ्रोटोम है फॉर्म द किडनी एंड अदर यूरोजेनाइटल स्ट्रक्चर नॉट डायरेक्टली फ्रॉम सोमाइट। डायरेक्टली सोमाइट से जो है वो डेवलप नहीं होते। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी स्टेटमेंट यहाँ पर जाएगा, डर्मेटोटोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें देखिए आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी हैपन इफ ए क्लीविंग एग इज ट्रीटेड विद प्यूरोमाइसिन। कह रहा है कि क्या होगा जब एक एग में क्लीवेज चल रहा है और उसको हम प्यूरोमाइसिन से ट्रीट कर दें, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए जो प्यूरोमाइसिन होता है, प्यूरोमाइसिन का स्ट्रक्चर जो हमारा एक्टिवेटेड टीआरएनए होता है, टीआरएनए की दो फॉर्म है, एक एक्टिवेटेड होती है दूसरी नॉन एक्टिवेटेड। जब टीआरएनए के साथ में अमाइनो एसिड को जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग एक्टिवेटेड टीआरएनए कहते हैं। तो एक्टिवेटेड टीआरएनए की तरह होता है किसका स्ट्रक्चर, जो आपका प्यूरोमाइसिन है। तो ये आपका अमाइनो एसिड टीआरएनए है और ये आपका प्यूरोमाइसिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्यूरोमाइसिन है एक एंटीबायोटिक है दैट टर्मिनेट प्रोटीन सिंथेसिस बाय मिमिकिंग ए टीआरएनए एंड बिकम लिंक्ड टू द नेसेंट प्रोटीन पेप्टाइड। तो जहां पर अमाइनो एसिड लगाना था तो वहां पर गलती से क्या करते हैं, प्यूरोमाइसिन जो आ जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी तो क्लीवेज भी अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इफ ए क्लीविंग एग इज ट्रीटेड विद प्यूरोमाइसिन इट विल इनहिबिट आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस। वो क्या करेगा कि आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। प्यूरोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक दैट डिस्टर्ब प्रोटीन सिंथेसिस बाय कॉजिंग प्रीमेच्योर चेन टर्मिनेशन। यानी कि पूरा टर्मिनेशन कोडॉन तक पहुंचे बिना ही उस प्रोटीन को क्या कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। उससे हम लोग प्रीमेच्योर टर्मिनेशन के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। दिस interference with protein production would not directly cause cell death or shrinkage, but it would halt the process of cell division and development in the cleaving cell। तो इसमें क्या होगा कि सेल तुरंत मरेगी नहीं, लेकिन क्या होगा कि उसकी जो ग्रोथ है और जो डिवीजन है वो क्या होगा, रुक जाएगा। तो इनहिबिट आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो आपका डी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। अगर एक सेल को प्यूरोमाइसिन से ट्रीट करेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो क्या होगी, रुक जाएगी। तो सी स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए कहा गया है विच टेक्निक ऑफ द फेड मैपिंग आर प्रपोज्ड बाय स्प्राट। तो स्प्राट द्वारा कौन सी फील्ड मैप की टेक्निक जो है वो डेवलप की गई थी। इसके लिए मैं आपको 2 सेकंड का समय दूंगा, आप करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए आपका समय जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन में कह रहा है कार्बन पार्टिकल टेक्निक, वाइटल स्टेनिंग मेथड, रेडियो एक्टिव लेवलिंग, नन ऑफ द अबव। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो स्प्राट थे, स्प्राट ने कौन सी टेक्निक डेवलप की थी। तो मेथड डेवलप बाय स्प्राट इन 1946, tiny particle of carbon applied to the surface of the embryo instead of carbon, other type of adhering particles such as chalk can also used।
तो कार्बन पार्टिकल का इन्होंने यूज किया था, ना कि कार्बन का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर ए स्टेटमेंट जाएगा, कार्बन पार्टिकल टेक्निक। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर ए जाएगा। स्प्राट ने सेल मैप के फेट के लिए कार्बन पार्टिकल टेक्निक को यूज किया था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है which of one of the following event takes place during metamorphosis of frog। तो कह रहा है कि जब फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस होती है तो कौन सा इवेंट जो है वो होता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है लिवर इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट टर्नओवर, एंडोक्राइनल फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज स्टार्ट, टेल एंड गिल्स रिड्यूसेस बाय ऑटोलाइसिस। तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर जो है वो सारे स्टेटमेंट जो है वो आपके यहाँ पर करेक्ट जा रहे हैं। जब जो मेटामॉर्फोसिस होती है फ्रॉग में, तो ये सारे इवेंट जो है वो वहां पर देखने को मिलते हैं। तो ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ ए फ्रॉग सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर्ड इंक्लूड्स। सबसे पहले इंक्रीज लिवर इंक्रीजेस कार्बोहाइड्रेट टर्नओवर। लिवर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का टर्नओवर क्या करता है, बढ़ा देता है। एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज स्टार्ट, पेनक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा जो है आपका टेल एंड गिल जो है वो साइज में क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, और ऑटोलिसिस के द्वारा ये रिड्यूस होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपके यहाँ पर डी जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हैमिल्टन रूल के बारे में आपसे पूछा गया है। हैमिल्टन रूल जो है वो बताता है कि आर बी ग्रेटर देन जो है वो क्या होता है, सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हैमिल्टन रूल एक बार समझ लीजिए। तो हैमिल्टन रूल अल्टरिज्म इज फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो आर बी ग्रेटर देन सी, तो आर आपका हो गया रिलेटेडनेस, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ स्टार्ट शेयर्ड जीन। बी हो गया बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट, हाउ मेनी मोर ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड, और सी जो है वो आपका कॉस्ट है। तो बेनिफिट जो है और रिलेटेडनेस जो है वो कॉस्ट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये आपका हैमिल्टन रूल जो है वो बताता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में देंगे तो आर बी ग्रेटर देन सी जो है, यहाँ पर आपका डी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। इसमें देखिए कह रहा है अल्टरेशन टू द जीनोम दैट डू नॉट चेंज द डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड। कह रहा है कि जीनोम में अल्टरेशन हो रहा है लेकिन डीएनए सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन को क्या नाम दिया जाएगा। तो जैसा कि हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो वहां पर दो चीजें देखते हैं, एक एपिजेनेटिक होता है, दूसरा होता है जेनेटिक। अगर डीएनए सीक्वेंस में अगर चेंज हो गया तो उसे हम लोग जेनेटिक कहते हैं, और अगर उसके साथ में कोई बेसिस या मॉडिफिकेशन किए गए हैं हिस्टोन के साथ में, डीएनए के साथ में, तो ये आपका एपिजेनेटिक चेंज में कंसीडर किया जाता है। तो एपिजेनेटिक चेंज में आपका हो जाएगा डीएनए मिथाइलेशन, हिस्टोन मिथाइलेशन, एमआईआरएनए, ये सब आपके एपिजेनेटिक है। और जेनेटिक में आपका हो जाता है पॉइंट म्यूटेशन, डिलीशन, एम्प्लीफिकेशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था दैट डू नॉट चेंज द डीएनए सीक्वेंस, नॉट चेंज द डीएनए सीक्वेंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आपको जाएगा क्या, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस होता है जिसकी वजह से डीएनए सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, possessions of a structural despite differences in function inherited with or without modification from their common ancestor is called। तो ये जो कंडीशन है इसको नाम दिया जाता है क्या, होमोलॉजी। तो होमोलॉजी में क्या होता है कि जो ऑर्गन होते हैं, जैसे मान लीजिए ह्यूमन के हाथ हो गए, डॉग के जो पैर हो गए, बर्ड्स के जो वो विंग्स हैं, और वेल में जो फ्लिपर हैं, ये सबकी ओरिजिन जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शन जो है वो अलग अलग है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को होमोलॉगी कहा जाता है। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट जाएगा। होमोलॉगी रिफर टू द एक्जिस्टेंस ऑफ शेयर्ड एंसेस्ट्री बिटवीन ए पेयर ऑफ स्ट्रक्चर और जीन इन डिफरेंट स्पीसीज। होमोप्लासी मतलब हो गया रिफर टू द सिमिलरिटीज इन इवोल्यूशन बायोलॉजी। होमोप्लासी मतलब इवोल्यूशन बायोलॉजी में, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में क्या होगा, सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, वेयर ट्रेट इन डिफरेंट स्पीसीज अपीयर सिमिलर ड्यू टू इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन रेदर देन कॉमन एंसेस्टर। तो ये आपका होमोप्लासी हो गया। देखो होमोनाइमी जब हम लोग पढ़ते हैं टार्टोनेम्स, सिनोनेम्स वहां पर, तो होमोनाइमी मतलब होता है, होमो मतलब जिनकी ध्वनि जो है वो एक जैसी है, जैसे कजानस कजान, तो दोनों का नाम अलग अलग होगा, सेम होगा, लेकिन क्या हो कि उनका, जैसे मान लो सी मतलब देखना और सी मतलब समुद्र, तो ये आपका होमोनाइमस में आ जाएगा कि दोनों का नाम में तो लिंग्विस्टिक तो सिमिलरिटीज है, लेकिन जो उनकी स्पेलिंग होती है और जिनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये आपका होमोनाइमी चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जाने वाला है, होमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पेंजिया वाज फॉर्म्ड इन विच टाइम पीरियड। तो कह रहा है कि जो पेंजिया है वो किस टाइम पीरियड में बना था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो पेंजिया जो बना था वो आपका बना था लेट पैलियोजोइक है आपका
उसमें आपका ये बना था, ठीक है। तो पेंजिया द सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म ड्यूरिंग द लेट पेलियोजोइक एरा, इट बिगिन टू ब्रेक अपार्ट ड्यूरिंग द अर्ली मेसोजोइक एरा। और जो ये पूरा कॉन्टिनेंट था इसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था, बाद में ये अलग अलग पार्ट में टूट गया। ये कब टूटा? ये आपका मेसोजोइक एरा के टाइम पर टूटा। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जाएगा क्या? लेट पेलियोजोइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है which of the following represent a set of animals showing discontinuous distribution। तो यहाँ पर एनिमल का पेयर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ देखने को मिल रहा है। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझिए कि कोई स्पीसीज है वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जा रही है लेकिन दूसरे एरिया में वो नहीं पाई जा रही है, उसको कहा जा रहा है कि डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि ऑप्शन में देख पा रहे हैं तो आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया क्या? गिल मॉन्स्टर हो गया। यहाँ पर ये इमेज गिल मॉन्स्टर की है, ये आपका कंगारू है और ये आपका क्रोकोडाइल है। तो कंगारू आर नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कंगारू है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। गिल मॉन्स्टर, इसका जोलॉजिकल नाम है वो है हीलोडर्मा सस्पेक्टम। तो ये आप इसका गिल मॉन्स्टर का जोलॉजिकल नाम है। आर फाउंड इन दी साउथ वेस्टर्न। तो आपका कंगारू पाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में और जो हीलोडर्मा है वो आपका पाया जा रहा है कहाँ? साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको में। और जो क्रोकोडाइल होता है वो फाउंड वेरियस ट्रॉपिकल रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। दिस डिमॉन्स्ट्रेटेड डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका बी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा है कि विच फ्लूइड इज फाउंड इन दी एपिथेलियल मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो कह रहा है कि एपिथेलियल मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में क्या पाया जा रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं, आप इसका आंसर जो है वो करेक्ट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए आपका यहां पर समय समाप्त होता है। तो वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने CSIR का एग्जाम दिया हुआ है, तो अगर उन्होंने PYQ में 2018 का क्वेश्चन पेपर देखा हो दिसंबर के अराउंड का, तो वहां पर ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था एंडोलिम्फ के बारे में। तो जो एंडोलिम्फ है वो इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है। एंडोलिम्फ जो है वो आपका एपिथेलियल मेम्ब्रेन लैब्रिंथ में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज मेड अप ऑफ स्मॉल क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स नोन एज। तो कह रहा है कि जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है पैनक्रियाज का वो किस चीज से मिलकर बना होता है। तो अभी मैंने आपके साथ में 2017 का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम एमपी का डिस्कस किया, तो वहां पर सेम इसको डिटेल में हमने देखा था। जो हमारी पैनक्रियाज है वहां पर इसके 2 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, दूसरा आपका होता है एसिनर सेल्स। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो आपका आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है वो आपका एंडोक्राइन पार्ट होता है, वहां से आपका बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स, एप्सिलॉन और पीपी सेल्स होती हैं, जहां से एंडोक्राइन हार्मोन्स जो है वो ग्लूकेगॉन, एपिन, वो आपका ग्लूकेगॉन हो गया और इंसुलिन हो गया, ये सारे रिलीज किए जाते हैं। वहीं जो आपका एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो आपका एसिनर सेल्स होता है, यहाँ से मेनली जो है वो आपके जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स नहीं एंजाइम्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो है वो इसका जाएगा आपका ये एसिनर पार्ट, ये ए स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट जाएगा। द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैनक्रियास कंपोज्ड ऑफ स्मॉल क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स इज नोन एज एसिनी। उनको हम नाम देते हैं क्या? एसिनर सेल या फिर एसिनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द इंजरी ऑफ विच क्रेनियल नर्व कॉज डिफिकल्टी इन swallowing एंड टेकिकार्डिया इंक्रीज हार्ट रेट। तो एक होता है टेकिकार्डिया में क्या होगा कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और स्वेलिंग मतलब जो ऊसोफेगस वाला रीजन है वहां पर प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से किसी भी चीज को निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो कह रहा है कि किस क्रेनियल नर्व की वजह से ये चीज देखने को मिलती है। तो यहां पर आप देखिए, ठीक है, तो जो क्रेनियल नर्व है वो यहाँ पर आपकी टोटल 12 पेयर होती है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व हो गई, दूसरी आपकी होगी ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसिस, फेशियल, वेस्टिबुलो कोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी नर्व और हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये आपके 12 पेयर नर्व्स हो गए। तो यहाँ पर जो आपका इंजरी टू द 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है, आल्सो नोन एज वेगस नर्व के नाम से भी जानते हैं, कैन कॉज डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। स्वेलिंग जो हो जाता है उसको डिस्फेजिया के नाम से जाना जाता है, एंड ट्रैकिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर जाएगा क्या, सी स्टेटमेंट जाएगा। 10th क्रेनियल नर्व में डिफेक्ट की वजह से ये होता है। वहीं आपका 7th है वो आपकी फेशियल होती है, कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन, टेस्ट एंड टीयर प्रोडक्शन। 5th जो होती है वो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन इन द फेस एंड मोटर कंट्रोल ऑफ स्विंग मसल। जो आपकी 11th होती है ये आपकी एक्सेसरी नर्व होती है, कंट्रोल मसल ऑफ द नेक एंड शोल्डर सच एज द स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड एंड ट्रापेजियस मसल्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन हेड एंड शोल्डर मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर सी स्टेटमेंट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो पैंक्रियाज वाला अभी हमने एसिनर सेल्स वाला देखा तो उसी से रिलेटेड है, पूछ लिया गया कौन से जो एंजाइम है वो आपके पैंक्रियाज से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो पैंक्रियाज होती है, पैंक्रियाज से प्राइमरली जो हार्मोन्स जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं ये आपका हो जाएगा क्या, एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, एमाइलेज हो गया, ये ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट को। ट्रिप्सिन हो गया, एक्टिवेटेड फॉर्म, ट्रिप्सिनोजन से कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ट्रिप्सिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म एक्टिवेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिवेटेड फॉर्म है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। लाइपेजेस जो होते हैं वो लिपिड को ब्रेक करते हैं और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर आपका ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेजेस, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये बी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स विद द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू व्हिच फोरामेन। तो कह रहा है कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है वो ब्रेन के साथ किस फोरामेन से कनेक्ट रहता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहां पर आप देखिए, चलिए, तो द मेडुला ऑब्लांगेटा कनेक्ट्स विद द ब्रेन कॉर्ड, ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द फोरामेन मैग्नम। तो ये किसके द्वारा कनेक्ट रहता है, फोरामेन मैग्नम के द्वारा कनेक्ट रहता है। दिस इज ए लार्ज ओपनिंग एट द बेस ऑफ द स्कल वेयर द ब्रेन स्टेम इंक्लूडिंग द मेडुला पासेस थ्रू टू बिकम द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा फोरामेन मैग्नम जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है। फोरामेन रोटेंड्रम की अगर हम बात करते हैं तो बेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड बोन, ये इसकी लोकेशन हो गई इन द मिडिल क्रेनियल फोसा। और जो फंक्शन है इसका, ये ट्रांसमिट द मैक्सिलरी नर्व B2 एंड रिलेटेड वेसल्स इंक्लूडिंग द आर्टरी ऑफ द फोरामेन रोटेंड्रम। तो इसका फंक्शन हो गया। वहीं फोरामेन लेक्रम है, इसकी लोकेशन जो है इन द मिडिल क्रेनियल फोसा बिटवीन द टेरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड द बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड, ये इसकी लोकेशन हो गई। फंक्शन जो है अलाउ पासेस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड रिलेटेड नर्व सच एज द डीप टेरोसल एंड ग्रेटर टेरोसल नर्व्स। तो ये इसका फंक्शन हो गया। फोरामेन ऑफ विंस्लो, विंस्लो इसकी लोकेशन हो गया इन द एब्डोमेन, स्पेसिफिकली एट द फ्री मार्जिन ऑफ द हेपेटोडियोडिनल लिगामेंट्स, लेसर ओमेंटम के जगह पर हो गया। और जिसका फंक्शन है प्रोवाइड ए पैसेज वे बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर पेरिटोनियल सेक्स, आल्सो नोन एज ओमेंटल बर्सा के नाम से भी जिसको जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फोरामेन मैग्नम जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने टोटल 75 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चंस थे। तो वीडियो का जो साइज है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और इतना करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि डिटेल भी है और ऑप्शन भी है। तो इसका जल्दी हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें बचे हुए 75 क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।